जय श्री राम। आप सबका स्वागत है भारत क्षेत्र यूट्यूब चैनल पे। मीनेश जी, जय श्री राम। सबको आवाज क्लियर आ रही है कि लास्ट टाइम जैसा हुआ है वापस? अनंत जी, आवाज आ रही है? अजय जी, जय श्री राम। डिले हो गया, माधवी जी बता रहे हैं। जी विशाल जी। हम्म। एस्ट्रोलॉजर मयंक कौशिक जी, धन्यवाद जी। तो आज हम वैसे ही जैसे हमारा रूटीन है, आप जानते हो कि सारे ट्वीट्स एक्सप्लेन होंगे। और आज का टॉक इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसका आज का जो टॉपिक है उसमें पहले हम कवर करेंगे कि महाराष्ट्र में जो रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत सारी डिस्कशन चल रही है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। अ, और कुछ ऐसी भी डिस्कशन चल रही है कि शायद फडणवीस जी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे क्या। इस प्रकार के अलग अलग लोगों के ऑब्जर्वेशन है। पर इतना तो क्लियर बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो तो नहीं बनेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बोल रहे हैं 2 दिसंबर तक, लेकिन तब तक शायद पता लग जाए हु इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर। मेरे हिसाब से देवेंद्र जी ने बनना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम भी उनका चांस था और जो भी गणित बैठा उस वक्त गवर्नमेंट बनाने का। और बहुत सारे आप जानते हैं महाराष्ट्र में कैसे अलग अलग पार्टी की खिचड़ी पक रखी है। तो गुड सिग्नल ये इलेक्शन के रिजल्ट में ये है कि महाराष्ट्र की जनता ने एक होके जिस प्रकार से वोटिंग दिखाई है, और डिस्पाइट के कोएलिशन था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के आसपास तो भाजपा दिखाई देती है, बीजेपी दिखाई देती है महाराष्ट्र में। और उद्धव ठाकरे, और आपको पता ही है उनका क्या होना था। लेकिन इस बार हम सब ने पुश किया, ट्विटर में भी हमने पुश किया, वीडियो में भी हमने बात की बार बार, क्योंकि रेडिकलिज्म का एक थ्रेट तो रहता ही है। तो उसका परिणाम आया है, सबने पुश किया। और थोड़ा लोकसभा का एक्सपीरियंस भी सबको हुआ होगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं इसमें। उनको भी एक्सपीरियंस पता रहा होगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे क्या हुआ, तो उसमें से भी कुछ लर्निंग हुई होगी। तो मोटा मोटी जो भी हुआ अच्छा हुआ है। और झारखंड का मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो अरेस्ट और वो जो पूरा हुआ लास्ट कुछ ही महीनों में, शायद उसका कुछ नुकसान हुआ हो, ऐसा मुझे लगा। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, लेकिन बता रहा हूँ। ठीक है। तो द बेस्ट पार्ट इज कि अब महाराष्ट्र में जो रेडिकलिज्म है उसके सॉल्यूशन के लिए डी रेडिकलाइजेशन की ओर आगे बढ़ना होगा गवर्नमेंट को। और इस बार क्योंकि जिस प्रकार से नंबर्स आए हैं, तो एक्शन का टाइम आ चुका है। दूसरा, आपको ये भी समझना है कि कम से कम एक खान तो हमें चाहिए। 2030 से पहले हमको एक खान ऐसा चाहिए जो अ, अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहता हो और वापस घर आए। राइट, मतलब होम कमिंग इन अ सेलिब्रेटरी फॉर्मेट जिसको बोलते हैं। तो एटलीस्ट एक खान तो हमें बॉलीवुड में से चाहिए, राइट, 2030 से पहले। और आप जानते ही हैं कि मैंने बताया है कि बॉलीवुड खुद डी डॉलराइजेशन के रिवर्सल में खुद भी कुछ ना कुछ सीख रहा है। जैसे आपने एकता कपूर का एक वो मूवी देख लिया जो फैमिली ओरिएंटेड आया, फिर उसके बाद साबरमती रिपोर्ट। वैसे क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा एक्सपर्ट्स तैयार रहते हैं, तो वो वाले मूवी में भी लोगों को जो लगता है कि उस मूवी में चलो उस हद तक का नहीं बताया गया, लेकिन ठीक है, फेज वाइज होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही बार में सुधर जाने वाले हैं बॉलीवुड वाले, लेकिन फेज वाइज होगा। और अच्छे सिग्नल्स हैं जो भी है, जितना जितना भी चेंजेस हो रहा है थोड़ा बहुत, राइट। तो संजू बाबा दिखाई दिए हैं बाबा बागेश्वर जी के साथ, तो लिटरली आपको समझ में आता है। और बागेश्वर जी खुद तो यूएई भी जाके आए अब तो अच्छे खासे सिग्नल्स हैं डी रेडिकलाइजेशन की, छोटे छोटे स्टेप्स के। संभल में लेकिन आपने देखा कैसा केओस हुआ है, एक्सपेक्टेड है। अभी जैसे वक्फ का डिस्कशन चल रहा है,
आपको पता ही है कैसी प्रकार की थ्रेट्स दी जाएंगी आपको कि हम तो बैठने वाले हैं, हम तो सड़कों पे आएंगे। देखिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि कोई अगर मॉब बना के सड़क पे बैठना चाह रहा है, तो वो उसका डेमोक्रेटिक राइट है। सड़क पब्लिक प्लेस होती है, उस पर अगर वो बैठ रहा है और डैमेज कर रहा है साथ में, तो फिर एक्शन के लिए फुल रीजन बनता है। अगर किसी को डैमेज कर रहा है या प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, तो फुल एक्शन बनता है। अगर वो परमिशन लेके विरोध करने बैठता है, जहां पे डेजिग्नेटेड प्लेस उनको दी जाती है विरोध करने के लिए बैठने को, तो वहां पे वो सालों साल बैठे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वहां पे बैठे रहे वो। अगर डेजिग्नेटेड प्लेस उनको दी जाती है, बैठना है, हमको विरोध करने बैठना है, बैठो, ठीक। लेकिन अगर पब्लिक प्लेस पे बैठ के डैमेज करेंगे या डिस्टरबेंस करेंगे या किसी की लाइफ को इंजर करेंगे, तो दिस इज नॉट समथिंग एज पर लॉ, ठीक है। तो उस पर तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। दूसरा, हम जो वापस अपने ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने कवर करना है इस बार एक्सप्लेनेशन, वरना फिर सारा रह जाए। लेकिन उससे पहले मैं खाली थोड़ा सा बता दूं जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से मैं बताता आ रहा था कि ये पर्सन धार्मिक पर्सन है, ये लेफ्टिस्ट पर्सन नहीं है। तो उनके सारे, और मैंने बताया भी कि स्टेटमेंट्स पे मत जाओ, आप वर्डिक्ट देखो। लेकिन तब तो कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन अब जो है उनके जाने के बाद लोग जो है शुरू हो चुके हैं कि भाई नहीं नहीं, ये तो सही जज थे। लेकिन हमें ये समझना है कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट करा जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने। तो सबसे पहले अगर उनके आप जजमेंट्स देखोगे, तो एक तो राइट टू प्राइवेसी, जो उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे जजमेंट्स में पार्टिसिपेट किया है एज को ऑथर, और जो मतलब बेंच होती है उस हिसाब से, तो इवन विदाउट सीजीआई पोजीशन भी। तो ये हमें समझना है कि एक जो 2017 का प्राइवेसी वाला जो था, फिर डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी उस पर किया, फिर लीगलाइजिंग कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशंस। तो थोड़े जब स्टार्टिंग में इस प्रकार की जजमेंट्स या कमेंट्स आई, तो लोगों को लगने लग गया कि लेफ्टिस्ट है। लेकिन मैंने तब भी बताया था, बॉडी लैंग्वेज रीड करके बताया था कि जो पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में 2 डिसेबल्ड डॉटर को अडॉप्ट करता है और 2 साल होने के बाद, वो लेफ्टिस्ट हो ही नहीं सकता है। उसका थॉट प्रोसेस लेफ्टिस्ट नहीं हो सकता है। तब सब हंस रहे थे, क्योंकि वो सारी कमेंट्स आ रही थी उनके वहां से, तो ठीक है, अब जो भी है। लेकिन अच्छे उन्होंने दिए हैं। इम्पोर्टेंट ये था कि जब उन्होंने जब ये मांगा गया कि भाई मैरिज का स्टेटस दे दो एलजीबीटीक्यू और इन सब के बारे में, जब ये इस प्रकार की कमेंट्स आ रही थी पब्लिक से, लेकिन हमें ये समझना है कि मैरिज का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि मैरिज क्या होता है कि इट इज अ सोशल अप्रूवल। ये मासेस का अप्रूवल है कपल को प्रोक्रिएट करने की परमिशन देने के लिए। दैट इज द मैरिज, लीगल मैरिज स्टेटस, ठीक है। फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी का अप्रूवल है आपको प्रोक्रिएशन के लिए। दैट इज द लीगल स्टेटस ऑफ मैरिज। ये कभी भी LGBTQ++ या जो भी है, उनको कभी मैरिज का टर्म आप इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। क्यों नहीं करने दे सकते? क्योंकि वो प्रोक्रिएट कर ही नहीं सकते, तो अप्रूवल का प्रश्न कहाँ आता है? ओके। तो जब मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया, तो बहुत सारे ट्विटर हैंडल पे आ गए थे सारे विरोध करने, मुझे समझा रहे थे, अच्छा कोई कपल LGBTQ नहीं है, फिर उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो उनको मैरिज का स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा? उनको मिलेगा मैरिज का स्टेटस। क्यों? क्योंकि वो एलिजिबल तो है ना अप्रूवल के लिए। LGBTQ वाले तो एलिजिबल ही नहीं है अप्रूवल लेने के लिए प्रोक्रिएशन का। दोनों में बहुत अंतर है। किसी के अगर कपल के बच्चा नहीं हो रहा है, उसको मैरिज का स्टेटस फिर भी मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिलेगा। तो आपको जो नया टर्मिनोलॉजी बनाना है आप बना सकते हो, को लिविंग बनाओ या जो अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैरिज शब्द इनको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो कहीं बहुत आर्ग्यूमेंट होती है, कहीं कहीं पे बोलते हैं कि भाई सीजेआई इज लेफ्टिस्ट, ये वो, लेकिन अगर आप वर्डिक्ट देखोगे तो फाइनली समझ में आता है कि भाई नहीं, बैलेंस मेंटेन करके सही वर्डिक्ट दिया है।
तो उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे वर्डिक्ट्स दिए। राम मंदिर वाला तो आपको पता ही है। मैरिज का स्टेटस उन्होंने एलजीबीटीक्यू को कैंसल किया। 370-35 ए है। फिर अभी जो लास्ट में जाते हुए भी उन्होंने एक तरह से जिसको मैं बोलता हूँ कि अरिहंत महावीर यूनिवर्सिटी की नींव रख दी, राइट? तो जैसे आप देखते हो कि एएमयू उसका माइनॉरिटी स्टेटस मेंटेन किया है, लेकिन जाते-जाते ये दे के गए कि वर्डिक्ट रिजर्व रहेगा कि एएमयू सच में माइनॉरिटी को सर्व करता है या नहीं करता है। तो एक दरवाजा वो ओपन करके जा चुके हैं माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक, तो जाते हुए भी वो ये काम करके गए। तो मानना पड़ेगा कि टैक्टिकल है, इंटेलिजेंट तो है ही, और बैलेंस बनाते हुए इसके बावजूद के वो जो उनकी सिस्टम है जजेस वाली, पूरी लेफ्टिस्ट लॉबी से आती है, उसको बैलेंस करने के बावजूद वो ये सब करके डिसीजन लेके गए, और बिना कंट्रोवर्सी के, बिना अपोजिशन के। तो मानना तो पड़ेगा। अच्छा, अभी जो जजमेंट आई है, क्योंकि वापस सुप्रीम कोर्ट न्यूज में है, सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो इस पर जो जजमेंट आया कि उन्होंने समझाया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है और उसका प्रीएम्बल, जजमेंट का मीनिंग जो है वो ये है कि हमें राइट ही नहीं है इसके अंदर कुछ एडिट करने को। ऐड भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते। तो एक तरह से उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि पार्लियामेंट जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। वो एडिशन डिलीशन सही है या नहीं, ये करने की सत्ता हमारे पास नहीं है। ये जो अभी जजमेंट आया उसका मतलब ये है। अभी जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जो ये डाली गई थी, क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन या जो भी है, पीआईएल, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को निकालने के लिए, उस पर जो जजमेंट आया उसका अर्थ ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो राइट ही नहीं है ये जजमेंट लेने की कि एडिशन या डिलीशन सही है, या एडिशन या डिलीशन करना चाहिए या एडिट करना चाहिए। तो एक तरह से वो अप्रूवल दे चुके हैं कि गवर्नमेंट कल को इसके अंदर कुछ, इस डॉक्यूमेंट के अंदर एडिशन डिलीशन एडिटिंग कुछ करेगी, हमारे पास उसको एसेस करने का कोई राइट नहीं, राइट? ना करने का है, ना उसको हम एसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक जजमेंट है उस नजरिए से, अगर आप समझ पाए कि ये क्या जजमेंट था। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्विटर हैंडल पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्वीट्स समझनी है। अच्छा, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है यूट्यूब चैनल का, प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और हमारा जो टारगेट है भारत क्षेत्र यूट्यूब चैनल का, 31 दिसंबर 2024 से पहले हमें 50,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करना है। और हमें ऐसे सब्सक्राइबर्स चाहिए जो खुद देखते हैं वीडियो, समझ पाते हैं मैं जो बता रहा हूँ। हमको बॉट्स नहीं चाहिए, फेक सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। ठीक, तो आप सबका ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे छोड़ता हूँ, ऐसे लोगों को अपने सर्कल्स में ढूंढने को जिनको समझ में आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और फेक न्यूज से बचाने के लिए लोगों को ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है क्या फेक न्यूज चलते हैं। ठीक है, अभी तो महाविनाश करा देते हैं इनको अगर इनका बस चले तो रोज वर्ल्ड वॉर कराए। तो हम वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे इस चैनल पे, और ये प्रतिज्ञा आप सब भी लें कि वर्ल्ड वॉर मत होने दें। ठीक है, जितने होने देने होंगे हम यहाँ से अप्रूव करते जाएंगे कौन से वॉर होने हैं हम अप्रूव करेंगे यहाँ से। ठीक है, आप लोग कोई वर्ल्ड वॉर मत होने देना, मैं भी नहीं होने। let me present share screen, full screen। अच्छा, ये मैंने, अगर आप मेरे हैंडल पे ये इमेज डाला हुआ है, 2022 का डाला हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 2.0, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एक्चुअली नहीं होना चाहिए, होना चाहिए धार्मिक,
फैमिलिस्ट और ह्यूमनिस्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की मैं बात कर रहा हूँ। आइडियली मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए। सॉवरेन ठीक है, रिपब्लिक भी ठीक है, लेकिन सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक हटा के धार्मिक, फैमिलिस्ट, फेमिनिस्ट नहीं, फैमिलिस्ट और ह्यूमनिस्ट, ऐसा होना चाहिए। देखते हैं जब कुछ होगा तो पता लग ही जाएगा कैसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, वक्फ बोर्ड पे डिस्कशन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये इलेक्शन के रिजल्ट आते ही बहुत साफ शब्दों में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक तरफ सेक्युलर बोल रहे हो तो फिर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स नहीं हो सकते। एनी केस, जिस प्रकार से वो ऑपरेट कर रहा था वक्फ बोर्ड, पूरा ही इलीगल, सुन के तो ऐसे ही लगे कि इलीगल है। किसी की भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर लो और फिर वो बेचारा लगा रहा है ये ट्रिब्यूनल में जाए, अपील करें, ये वो। तो ये सब जो भी गड़बड़ी इसमें चल रही थी, उसमें बहुत सारे मुस्लिम फैमिलीज खुद की उनकी कम्युनिटी के मुस्लिम फैमिलीज के अंदर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो यही केसेस जो है, जिसको कोट भी किया आज, जो किरण रिजिजू का एक टॉक आया था पार्लियामेंट में, जब वो बता रहे थे, तो इसका अच्छा खासा डेटा आ चुका है इनके पास कि इनकी खुद की कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं ये इलीगल ऑक्यूपेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, ना मुस्लिम वुमन को मिला है, ना शिया को मिला है, ना अहमदियास को मिला है। हिंदूज को तो खैर मिलेगा ही कहाँ से, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्सक्लूसिव है, रिलीजियन एक्सक्लूसिव है, और बाकी माइनॉरिटीज का भी कुछ नहीं दिखाई देता। तो इन सबको विक्टिम बनाया गया, मुस्लिम वुमन को, उनके बच्चों को, शिया को, अहमदिया को, इन सबको ये ड्रैकोनियन प्रोविजन डाल के सबको बनाया गया। तो आज 26/11 है, इसलिए मैं मानता हूं कि एक कार्मिक जस्टिस है उस टेरर अटैक की जो मुंबई में हुआ, कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, दो बिल्स हैं इसमें, मुझे समझाना है, इसमें दो बिल्स हैं। एक जो मुसलमान वक्फ वाला एक्ट है, जो इससे भी ज्यादा पुराना वाला है, वक्फ के एक्ट से भी, जो बार बार परेशानी करता है उसके प्रोविजंस भी, उसको तो स्क्रैप कर रहे हैं। और दूसरा वक्फ बोर्ड वाला जो एक्ट है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, दो है टोटल, ठीक है। तो दोनों इसी पार्लियामेंट के सेशन के लिए लिस्ट हुए हैं। तो इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं, और बोल रहे हैं कि भाई जेपीसी का जो रिपोर्ट भी सबमिट हुआ है, ऑपोजिशन पार्टीज एज यूजुअल, आपको पता ही है कि वो क्या नाटक करेंगे। तो सारे नाटक कर रहे हैं कि भाई नहीं, अच्छा से डिस्कशन नहीं हुआ, ये वो है, और 3 महीना चाहिए, दिस दैट। पर मैं तो क्लियर मानता हूं कि इसको पुश करो बिल को और पास करो, ठीक है। उसके लिए अमित शाह जी ने जो भी करना पड़े, जो भी सीट के लिए, वोट के लिए जुगाड़ करना पड़े, लेट हिम डू, लेकिन यू हैव टू पास दिस बिल, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज ये इलिसिट डीलिंग्स में भी इन्वॉल्व होती है, जो पूरी कंट्री में केओस फैलाती है। आपने देखा ही संभल में क्या हुआ। मैं मानता हूँ ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुस्लिम वुमन और उनके बच्चों को न्याय दिया जाए, जिन्होंने सहा है ये जस्टिस। तो बहुत सारे लोगों की नीचे कमेंट आना शुरू हो गई कि भाई मुस्लिम वुमेन जो है और चिल्ड्रन जो है, उन्हें हमें क्या न्याय दिलाना है, ये वो। देखिए, एक बात समझे, ये मैंने उस ट्वीट पे भी मेरे आंसर आया जिस पर संजू बाबा और बाबा बागेश्वर थे, उस पर भी बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सेज आए, जिसमें लोग बोलने लग गए कि नहीं नहीं, ये तो एक्टिंग कर रहा है, ये तो अल तकिया है। इस या ये वाले ट्वीट पे भी बोलेंगे कि भाई हाँ, हमें क्या है, मुस्लिम वुमन को, वो भी इन्वॉल्व रहती है पत्थरबाजी में, ये सब। एक बात समझो, आप, जो लोग ऐसी ट्वीट्स करते हैं और लेके आते हैं ऐसे आंसर्स, आप लोग गलत मीडिया सुनते हो, इसलिए आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हो। एक बात समझो कि हम संजू बाबा को, जो है संजय दत्त, उसको रिपेयर करने का हमने ठेका नहीं ले रखा, ये हमारा काम नहीं है। ओके, हम उसके कोई माँ बाप नहीं है कि उसको सुधारने बैठे कि वो धार्मिक हो जाए, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि वो एक्टर है, एक्टर को मिलती है स्क्रिप्ट्स, तो स्क्रीन पे उसने जो परफॉर्म करना है, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से वो परफॉर्म करे। वो खुद सुधरा है, नहीं सुधरा है, अलतकिया कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई लेना देना नहीं हमें। हमें उस इंडिविजुअल के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हमें हमारा काम कंप्लीट करवाना है, ठीक है।
तो बहुत बार ये आर्ग्यूमेंट्स आती है मेरे ट्वीट्स पे, अच्छा नहीं वो तो एक्टिंग कर रहा है, जावेद अख्तर ने कुछ बोला या नसीरुद्दीन शाह ने, नहीं वो एक्टिंग ही करेगा, उससे ज्यादा उसके शायद मेंटल लेवल ना भी हो, वी डोंट नो, पर हमें एक्टिंग ही करवानी है क्योंकि वो एक्टर है, तो उससे वही निकलवाया जा सकता है और कुछ नहीं निकलवाया जा सकता। तो हम किसी को यहाँ पे रिपेयर करने नहीं बैठे, ठीक है ना? तो अपना काम कंप्लीट कराओ और मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, राइट? दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न, राइट? दूसरा ये जो प्रेडिक्शन मैंने 8 मार्च 2023 को दिया था कि आईटी सेक्टर का जो है वी विल हैव टू बिगिन, एक मिनट, शेयरिंग, हाँ गया ये, ठीक है? तो 2022-23 से मैं बता रहा था कि आईटी सेक्टर को जो है जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स लेने हैं, और जो कंपनीज हैं उनको अपना क्लाइंटल डाइवर्सिफाई करना है, कहाँ? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्टर्न क्लाइंट्स नहीं होंगे, ठीक है? वेस्टर्न क्लाइंट्स अगर आपके नहीं होंगे, एशियन क्लाइंट्स होंगे, मतलब भारत, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, वेस्ट एशिया और रशिया। तो ये जो है इस पर अभी आ चुका है 26 नवंबर 2024 को कि अब हमारे आईटी एक्सपोर्टर्स जो हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, वो अब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के आगे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि डी डॉलराइजेशन, वो नहीं, परचेजिंग पावर नहीं रहा उनकी करेंसी का, तो वी हैव टू मूव अहेड, हमें तो हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है, तो जिसका परचेजिंग पावर बढ़ने वाला है हम उस रीजन में जाएंगे, राइट? आपको रिच कस्टमर्स चाहिए ना, आपको गरीब कस्टमर्स थोड़े चाहिए। सो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब ने अब एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, जापान, मिडिल ईस्ट, ये इनकी लैंग्वेज है, वी हैव टू से वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया पैसिफिक, ठीक है? तो ये होना ही था, राइट? जिसकी करेंसी स्ट्रांग होने वाली है वहीं पे कोई भी सर्व करना चाहेगा, दिस इज व्हाट इट इज। ये मैंने फनी सा ट्वीट किया है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कंप्लेन करा था कि भाई मेरा बैग चेक करते हैं ये लोग, स्क्रूटिनाइज होता हूं मैं, तो मैंने लिखा है संजय राउत बोलेगा रहने दो, उसके बैग में कुछ नहीं है, मैंने देख लिया है। दूसरा ये मैंने सजेस्ट किया है क्योंकि संभल में जो राइट्स हुए उसके बाद जिस प्रकार का विरोध हुआ वहां पे कि अगर कोई ऐसी प्रेमाइसेस मिलती है जहां पे एंटी नेशनल कुछ हो रहा है, ऐसी स्पीचेस दी जा रही है, या आर्म्ड एक्शन हो रहा है, या वेपन स्टोरेज पाया जाता है, तो जो हमारे सेक्युलर एक्सपर्ट्स जो बताते हैं, लेफ्टिस्ट मीडिया वाले, कि हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते, स्कूल क्यों नहीं बनाते, पब्लिक लाइब्रेरी क्यों नहीं बनाते, तो ये किया जा सकता है इनके साथ। जो जो प्रेमाइसेस में अगर आपको कुछ भी एंटी नेशनल पकड़ा जाता है, वेपन्स का स्टोरेज मतलब पत्थर इकट्ठा किए हुए मिलते हैं, या कोई ऐसी स्पीचेस मिलती है जहां पे एक्शन, किसी को अटैक करने को बोला जा रहा है, या राष्ट्र कौमवाद फैलाना है, ये सब अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उस प्रॉपर्टी को आप कॉन्फिस्केट करो, उसको जब्त करके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो और उस पर हॉस्पिटल बनाओ अच्छी, जिसमें वहां पे नजदीक के जो भी मुस्लिम जो है बेचारे, जिनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती है, मुस्लिम, शिया, फिर सुन्नी और ये सब, इन सब अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में, उसके लिए उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए, पब्लिक हॉस्पिटल, ओके, नॉट रिलीजन स्पेसिफिक, और पब्लिक लाइब्रेरी बनाओ, अच्छी अच्छी किताबें, वरना एक किताब पढ़ेंगे तो दैट इज नॉट गुड, राइट? ज्यादा और ज्यादा पढ़नी चाहिए। मैंने पोस्ट डाला है कि अच्छी नेचुरल फार्मिंग में वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स माने जाते हैं,
उतना उनका नॉलेज बेस है नेचुरल फार्मिंग के बारे में। तो अगर कोई फार्मर्स हमें सुन रहे हैं और आगे, क्योंकि मैं तो बताता ही हूँ कि नेक्स्ट 2 डिकेड्स जो है वो फार्मिंग के लिए बेस्ट है। तो अगर ऐसा कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ एडवाइजरी चाहिए या गाइडेंस मेनली चाहिए, तो आप गुजरात के जो ये गवर्नर है हमारे देवव्रत जी, उनके रिसोर्सेस को आप चेक कीजिएगा, अगर कुछ डेटा मिल पाता है, या फिर आप कनेक्ट भी कर सकते हो उनके रिलेटेड अगर कोई बॉडीज हैं जो फार्मिंग के लिए गाइडेंस करती है। ठीक है। दूसरा, ये बहुत बड़ा चेंज आया है, ये मैंने पोस्ट डाला था 11 मई को, कि अगर हमें स्वच्छ भारत करना है तो सबसे पहले 2 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं होना चाहिए किसी के पास, 2 से ज्यादा बैंक अकाउंट भी क्यों होना चाहिए, और उसको वोटर आईडी के साथ लिंक कर दो। तो क्योंकि आपको समझना है कि बहुत सारे फ्रॉड्स, बहुत सारे आतंकी प्रवृत्तियां मल्टीपल सिम कार्ड्स के चलते होती है, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। तो ये मैप हुआ होना चाहिए कि कौन से इंडिविजुअल के पास है, ज्यादा है तो कैंसलेशन का प्रोसीजर होना चाहिए, और इसी को स्वच्छ भारत बोलेंगे। ठीक है। तो इस पर सबसे पहले 13 जून को तो ये आ गया ट्राई का, उन्होंने मेजर लेना शुरू करा, एक्शन। अनयूज सिम कार्ड्स जिनके भी पड़े हैं उस पर एक्शन शुरू हुआ। और फिर अभी जो है 25 नवंबर को, मतलब कल, कैबिनेट ने अप्रूव किया है वो जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इनकम टैक्स का, उसका 2.0 प्रोजेक्ट। तो इस पर मैंडेटरी पैन का वॉल्ट होगा, मतलब एक ही पैन नंबर के लिंक जितना भी डेटा है वो सब एक साथ उसमें दिखेगा, और ये मैंडेटरी होगा। ठीक है। सो दैट इज द चेंज। ठीक। अम, दूसरा, हम आगे जाएंगे इसी। वॉइस इज नॉट कमिंग। अच्छा, ठीक है। अभी आ रहा है आवाज? क्या हुआ? ओके। आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, ठीक है। सो कैबिनेट ने इधर अप्रूव किया है। मैं डिस्कशन में समझा रहा था कि क्या, क्यों ट्रैक्टर बेस्ड नहीं होना चाहिए और काउ बेस्ड फार्मिंग होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आना शुरू हो गई कि भाई, अरे वो तो पुराना हो गया, ये वो, उसमें फिर इतना बड़ा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, सॉइल ये वो। लोगों को ये नहीं पता है कि ट्रैक्टर ने कितना कबाड़ा किया है सॉइल हेल्थ का। ट्रैक्टर के वजन से जो ऊपर की लेयर दब जाती है फार्मिंग की, सॉइल की, तो उसके उसकी वजह से जो उसकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, मतलब वातावरण में से जो न्यूट्रिएंट्स उसने एब्जॉर्ब करने रहते हैं सॉइल में, और पानी का जो होल्डिंग कैपेसिटी रहता है पानी को जमा करके रखने का, वो दोनों बर्बाद हो जाता है सॉइल का ट्रैक्टर की वजह से। ठीक है। जिनको नहीं पता है ये बात समझो पहले, जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो पहले समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। सो नेचुरल फार्मिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल फार्मिंग का दूसरा एक भाग है कि भाई सीड्स भी हमारी इंडिजिनस होनी चाहिए, उसके अंदर ये वो जैसे जीएमओ क्रॉप ये सब नहीं होना चाहिए, कम से कम फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो, उस प्रकार का होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि नेचुरल फार्मिंग पे ये जो इनिशिएटिव कैबिनेट ने लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये इंदौर की यूनिवर्सिटी है IIST, जहाँ पे वो हमारा तो आपको क्लियर दिखाई दे रही है, वहां पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते भी है। इवेंचुअली 2030 के बाद हमको फार्मिंग का जो है ऑफिशियली लेके जाना पड़ेगा सिलेबस, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, सो जितने भी लोग जिनके फार्मिंग लैंड्स हैं अभी या फार्मिंग में इंटरेस्टेड हो, तो आप सॉइल परचेज कर सकते हो, लैंड परचेज कर सकते हो अभी से। ठीक है, आपको फिर 2030 के बाद उसका फायदा समझ में आएगा, तब तक नहीं समझ आएगा, लेकिन उसके बाद समझ में आएगा। तो वॉलमार्ट, फोर्ड, जॉन डेयर, टोयोटा, ये सब जो है वो DEI वाला, LGBTQ वाला बंद कर रहे हैं अब वेस्ट में। तो अर्पण जी लिख रहे हैं कि सर जब आप बता रहे थे कि व्हाइट क्रिश्चियन नेशन कैसा होगा, तो वो अब समझ में आ रहा है कि ये व्हाइट क्रिश्चियन नेशन बनने जा रहा है, जहां पे ये सब LGBTQ और वोकिज्म नहीं चलने वाला है। एटलीस्ट जब तक ट्रम्प टर्म में है तब तक तो इस पर अच्छा खासा कंट्रोल आएगा। जैसे आप जानते हैं कि इलॉन मस्क का खुद का बच्चा इसका भोग बन चुका है, विक्टिम, तो वो होने ही नहीं देंगे। कम से कम इसको कर्ब किया जाएगा पूरा का पूरा। दूसरा, इलॉन मस्क लिख रहे कि लीगेसी मीडिया फेक होता है, जो मैं बताता ही हूँ कि पूरा ही फेक होता है। ठीक है, दूसरा, अमेरिकन कंपनीज, ये भी मैंने प्रेडिक्शन दिया था आई थिंक 1.5 साल पहले सेथोलॉजी पे, कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, यूके, यूके तो खैर उसमें कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको और साउथ अमेरिकन नेशंस, जहां भी ये लोग साबोटाज और कोवर्ट ऑपरेशंस चला के अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज और माइनिंग एसेट्स पे कब्जा करेंगे। तो ये एक न्यूज आया है जो मुझे बता रहे हैं कि देखो आप बता रहे थे वैसा हो रहा है। दूसरा, ये प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा स्कीम लेके आए हैं, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन। तो मतलब एक ही जगह पे पूरे भारत का जितना भी रिसर्च है उसका एक्सेस दे दिया जाएगा सभी को। तो आज किसी ने कुछ इनोवेट करना है या किसी एकेडमिक टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो आपको एक बेस मटेरियल वहां से मिल जाएगा। अभी इसका क्या चार्ज है, कैसे होता है, दैट वी विल हैव टू सी जब बिगिन होता है, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के लिए भी बहुत अच्छा है। दैट इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग। बहुत ही अच्छा एक्सेस मिल जाएगा आपको, डेटा बैंक मिल जाएगा पूरा, अभी तक का जितना भी रिसर्च हुआ है उसको एक पोर्टल पे लाके पब्लिक को एक्सेस करवा रहे हैं। ठीक है, ये मुझे कोई पूछ रहा है कि भाई अंकित जी बताएं कि सॉल्यूशन क्या है एनिमीज का, जैसे बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैंने समझाया कि एनिमी जो है उसको पता नहीं पड़ना चाहिए कि आप उसके ऊपर कुछ एक्शन लेने वाले, तो तब तक नहीं होना चाहिए जब तक आपका पूरा प्लान एंड गोल तक का स्टेप बाय स्टेप क्लियर, आपको प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता आपका जो है। ठीक है, उसका पूरा आपका विजन होना चाहिए आपके पास। और रेडी होने का मतलब है कि आपकी टेरिटरी तो पूर्णतः स्टेबल है, उसमें कोई गड़बड़ी चल नहीं रही। पहले इंटरनल टेरिटरी तो पूरी स्टेबल होनी चाहिए। सप्लाईज हमारे पास एडिक्वेट होने चाहिए। सप्लाईज बोले तो लोगों का जो डेली का जीवन है, रूटीन, वो कुछ डिस्टर्ब किए बिना कुछ महीनों तक का सप्लाईज होना चाहिए, चाहे पेट्रोल बोलो या वेजिटेबल्स बोलो, जो भी बोलो। और शॉर्ट टर्म शॉक लेने की भी तैयारी होनी चाहिए, इकोनॉमिक, क्योंकि जब भी आप किसी मिलिट्री एक्शन के लिए जाते हो तो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक विड्रॉल्स आएंगे और कुछ कुछ होगा, राइट। वो शॉक लेने की भी तैयारी होनी चाहिए। तो इसके स्टेप्स है। इसके लिए पहले एनिमी का जो विल पावर है, लड़त देने की जो उनकी क्षमता है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। उसको डिस्ट्रॉय करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको गिफ्ट्स दो और मल्टीपल जगह से उसको गिफ्ट्स मुहैया करवाओ। जैसे IMF से लोन दिलवा दिया या सऊदी अरेबिया UAE से लोन दिलवा दिया, फिर उस लोन पे डिपेंडेंट होने लग गए। ठीक है, समझ आ रहा है। सो अंदर से खोखले होने चाहिए, डिसऑर्गेनाइज होके अंदर फैक्शन बन जाने चाहिए, उनके अंदर अंदर ही लड़ने चाहिए। फिर और एक राउंड गिफ्ट्स का चलाओ, उसको रिलैक्स होने दो। ठीक है,
फिर आप जो भी एक्शन लेने वाले हो स्टेप 1 to 10, उसमें आपको इतना पता पड़ना चाहिए कि 3% से ज्यादा मार्जिन ऑफ एरर नहीं होना चाहिए। मतलब आपने जो सोचा है वैसा ही आउटकम मिलना चाहिए। ठीक। और हमेशा काइनेटिक एक्शन मतलब आपकी जमीन से आप जो ले रहे हो एक्शन, उससे ज्यादा इफेक्टिव दुश्मन की सॉइल के अंदर ही अगर काइनेटिक एक्शन शुरू हो जाए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसके लिए मैंने कोट दिया है ये कि लायनेस जो है वो खाना लेके आती है लायन के लिए। लायन जो है वो ऐसे आराम से बैठा होता है राजा बन के, और लायनेस जो है वो खाना लेके आती है। तो आई एम ट्राइंग टू से कि जब भी कोई मिलिट्री गोल होता है आपका, चाहे ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, ठीक, तो उसके लॉजिकल स्टेप्स होते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। राइट। और रेडीमेड अगर आपको सर्व हो रहा है, लायनेस खुद लेके आए और लायन को खिलाए, तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। तो ये संजय दत्त का जो था बागेश्वर जी के साथ, उस पर मैंने ये ट्वीट डाला था कि चाहे उसको अपोलॉजी बोलो, थॉट प्रोसेस बोलो, चेंज, या कोई फैंसी टर्म इस्तेमाल कर लो, लेकिन कम से कम एक खान तो हमें चाहिए जो घर वापसी करे। मतलब घर वापसी का मतलब ये होता है कि वो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, अपने एंसेस्टर्स को। बस और तो क्या चाहिए, वही चाहिए। अच्छा, फिर 25 नवंबर कल ढाका के एयरपोर्ट पे इनको अरेस्ट किया गया है, इस्कॉन के साधु को। मैंने 4 नवंबर को ही बता दिया था कि साधु लोगों ने क्लैशेस से दूर रहना है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के हिंदुओं को जो चीज चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी देना है वो दे रही है। ठीक है। साधु लोगों को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आप अपने मंदिर को प्रोटेक्ट करो और अपनी पूजा पद्धति जो है वो जारी रखें बांग्लादेश के अंदर। तो अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर ऐसे अरेस्ट होंगे जैसे हुए 25 तारीख को। तो जब मैं कुछ लिख रहा होता हूँ तो उसको सीरियसली लिया करो। ठीक है ना। तो फिर और एक चीज बड़ी आई है, संजीव सान्याल जी ने पोस्ट करी है। मर्चेंट शिपिंग बिल आ रहा है, कोस्टल शिपिंग बिल आ रहा है, इंडियन पोर्ट्स बिल आ रहा है, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल आ रहा है, और बिल्स ऑफ लेडिंग बिल आ रहा है। इतने सारे बिल्स आ रहे हैं और सारे के सारे मैरीटाइम रिलेटेड है। तो जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न करेंसी का कुछ भी नहीं बचने का है, तो फिर 3 ही कॉरिडोर बचते हैं। आईमेक कॉरिडोर, जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो रशिया तक जाएगा, और आईएनएसटीसी जो चाबार से रशिया तक जाएगा। ठीक है। आईमेक वाला यूरोप तक जाएगा। ठीक है। तो वेस्ट की करेंसीज पे अब ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, तो हमें ये सारी शिप्स डेवलप करनी पड़ेंगी। तो वो जो सॉन्ग आया था आपको पता है, गुजराती गोतीलो गोतीलो करके। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब वो सॉन्ग आया था उसी वक्त कोक स्टूडियो जो है वो कोक स्टूडियो भारत हो गया, उसका ब्रांडिंग चेंज हो गया। राइट। पहले कुछ और था और फिर कोक स्टूडियो भारत हो गया, और फिर वो आपको समझ में ही आता है कि भाई सारी हमारे स्टेट्स के जो ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स है उस पर अब वो ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। अच्छा चलो। दूसरा, जयशंकर जी भी वही बता रहे हैं, डी डॉलराइजेशन को अलग अलग कोड वर्ड्स में बोलते हुए, इन नेम ऑफ ओपन इकोनॉमी वी गिव अनफेयर एडवांटेजेस टू अदर्स। तो उसी को मैं बता रहा हूँ कि भाई हम अब फाइनेंशियल कॉलोनी वेस्ट की नहीं रह सकते। उनको खुद ढूंढना पड़ेगा कि पैसे कैसे अर्न करने हैं। अब इस तरह से आप नहीं जी सकते दूसरे नेशंस के ऊपर। और 65 to 70% हमारी इकोनॉमी जो है वो लोकल कंजम्पशन, राइट, लोकल कंजम्पशन के ऊपर चल रही है। तो हम शॉर्ट टर्म शॉक्स झेल लेंगे, लेकिन अब हम फाइनेंशियल इकोनॉमी तो आपकी बन के नहीं रहेंगे कि डॉलर से ट्रेड करेंगे और आपके बिल्स हम भरते जाएं और आप अच्छी लाइफ जिए। ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये इनकी जो जेनेट येलेन है, ट्रम्प के आने से पहले ही जा रही ऑफिस छोड़ के, इसने जो बर्बाद कर रखा पूरी कंट्री को, यूएस की इकोनॉमी को। इस इस पर मैंने ये कॉमेडी सा वीडियो डाला है कि जेरोम पॉवेल और जेनेट येलेन की पार्टनरशिप कुछ ऐसी है, इस प्रकार की। राइट। ये जो है शिप में से पानी निकाल रहा है और इसकी बीवी जो है वो पानी डाल रही है शिप के अंदर, वो देख ना पाए वैसे।
दोनों की पार्टनरशिप कुछ ऐसी है, इन्होंने बर्बाद कर रखा और अब निकल रहे हैं, राइट। अब जो भी सब ठीक करना है ट्रंप ने करना है। क्या क्या बदमाशी किए हैं ये लोग रिजर्व करेंसी स्टेटस के चलते, ये हैंडल को आप चेक कीजिएगा, जो लॉन्सडेल, इसने सब डाला हुआ है, इसने सारा काला चिट्ठा डाल दिया है कि पूरी दुनिया को हम अकाउंटिंग सिखाते हैं लेकिन यूएस में कैसे अकाउंटिंग करते हैं। तो एसेट सेल्स को वो लोग रेवेन्यू बताते हैं। ये तो मुझे तो पता ही था, मैं 1.5 साल से बता रहा हूँ कि इनकी स्पेशली जो आईटी वाली कंपनीज है, टेक वाली, उनका कुछ प्रॉफिटेबिलिटी का ठिकाना ही नहीं है। ये लोग क्योंकि रिजर्व करेंसी स्टेटस है तो पैसे छाप छाप के लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको पकड़ा दिया जाता है, फिर 10-10 साल रिसर्च करते रहते हैं और उनकी बुक्स में कैसा दिखाते हैं वो देखो। एसेट सेल्स को रेवेन्यू बताते हैं ये, समझ आ रहा है? क्योंकि रिजर्व करेंसी स्टेटस का जो बूम आता है वैल्यूएशन में, उसको कैसे कैप्चर करना है बुक्स के अंदर, तो फेक दिखाना पड़ेगा। एसेट सेल को रेवेन्यू दिखाते हैं, रेवेन्यू आइटम। तो मैं जो बता रहा हूँ कि 500 साल हो गए इनको पैसे कमाना आता ही नहीं है, ठीक है। फिर लोन को बताते हैं रेवेन्यू। ये मैं 1.5 साल से समझा रहा हूँ कि इनको कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में कोई फर्क ही नहीं है। क्योंकि इंडिया का बिजनेसमैन अगर लोन लेने जाएगा, आज 10 करोड़ की लोन ले ली, 10-12-15% पे मिली उसको, कल वो वापस थोड़ी लोन लेने जाएगा। अब उसको कुछ प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है पैसे जो लिए हैं लोन पे। लेकिन इनके बिजनेसमैन क्योंकि मुफ्त का पैसा छप रहा था, तो लोन्स को रेवेन्यू बता रहे हैं, क्योंकि 0 to 3% इंटरेस्ट पे अगर लोन मिल रहा है तो फ्री का पैसा है। तो रेवेन्यू और कैपिटल आइटम में फिर फर्क ही क्या रह गया इनको, राइट। तो ये सारा जो झोल है इनका, अब इनके खुद के लोग लिख रहे हैं कि हम ऐसा सब करते हैं, राइट। अभी तक तो मैं बोल रहा था, कोई सुन नहीं रहा था, अब इनके लोग खुद बता रहे हैं कि हमने ये सब बदमाशियां करी है। दूसरा ये जो है, हाँ, सिंगल मदर ने अपने दोनों बच्चों को अडॉप्शन के लिए रख दिया है क्योंकि पैसे नहीं है। ये अमेरिका का न्यूज है, ठीक है। तो इनकी सारी कंपनीज जो है, स्पेशली टॉप 7 टेक कंपनीज जो इनका स्टॉक मार्केट चलाती है, वो रिजर्व करेंसी स्टेटस को एब्जॉर्ब करने के लिए इतना रॉन्ग अकाउंटिंग करती है। अगर एशिया की कोई कंपनी ऐसा करे तो पूरा टॉप मैनेजमेंट जेल में हो, ओके। और इनकी मिड साइज आईटी कंपनीज जो है, वो क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इनके कभी रही नहीं, आता ही नहीं उनको पैसे कमाने, 10-12 9 10 15 16% इंटरेस्ट रेट पे पैसे कमाना आता कहाँ है इनको। तो क्या बोलते हैं, बहुत फैंसी टर्म इस्तेमाल करते हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव। मतलब मैंने 12 महीने बिजनेस किया, उसमें से मैं 2.5 महीने कैश फ्लो पॉजिटिव था। कैश फ्लो पॉजिटिव मतलब आज 10 लाख रुपए आए और 8 लाख की मैंने पेमेंट करी, तो आज के दिन तो 2 लाख कैश फ्लो पॉजिटिव, ओके। तो साल में कुछ कुछ वीक इनके कैश फ्लो पॉजिटिव होते हैं तो ये लोग खुश हो जाते हैं, ओहो हमने, क्योंकि इनको रेवेन्यू तो समझ ही नहीं आता, प्रॉफिट और रेवेन्यू, क्योंकि वो करना ही नहीं आता है, वो मेहनत करना, ओके। तो इनके ये हाल है, जैसे ये बबल फूटेगा तब समझ आएगा कि कितना बोगस था ये सारा, जो पूरा लास्ट 40 साल की, 40-50 साल की जिंदगी इन्होंने जी है। मुझे पता है एनआरआईज जब एयरपोर्ट पे आते थे सब हार लेके पहुंच जाते थे, ये सोच के कि आहा अमेरिका तो क्या ही है, यूके तो क्या ही है। बेचारों को, पब्लिक को पता ही नहीं कि सब कुछ बोगस है। तो ये हालत है इनकी। डिफेंस इंडस्ट्री है दूसरी, एक टेक है और दूसरी डिफेंस। डिफेंस भी कैसे चल रही है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है। कैसे प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे नेशन को बर्बाद करके, क्योंकि डेमोक्रेसी जो दिलानी है उस नेशन को, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उसको पपेट बिठा के वो रिसोर्सेज लूटने के हैं। बस ये दो ही है, इनको तीसरा आता नहीं है। पहली बार इलॉन मस्क आया है जो 500 साल बाद ऐसा बंदा आया है जो बोल रहा है कि सब कुछ ठीक करेगा। मुझे पूरा डाउट है कि ये लोग बिना किसी को डैमेज किए पैसे कमा सकते हैं। मुझे तो पूरा डाउट है कि हो ही नहीं सकता है पर वो ट्राई करने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी। इनको सच में लगता है कि जो व्हाइट स्किन वाले लोग होते हैं वो बहुत अक्लमंद होते हैं, इनको सच में ऐसा लगता है। और वो ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं
कि ये जो सारा फेक रिजर्व करेंसी वाला जो है वो सब वैल्यूएशन वाइप आउट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, खुद खुद बना लेंगे प्रोडक्ट्स और खुद कंज्यूम कर पाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। लेट्स सी, मुझे तो पूरा डाउट है ये लोग नहीं कर पाएंगे। 500 साल में तो एक भी वेस्टर्न नेशन नहीं कर पाया है। लेट्स सी। ये देखो, ये मैंने फनी सा ट्वीट किया है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये यूके के प्राइम मिनिस्टर है, ब्लैक रॉक को बोल रहे हैं कि दिस कैन बी अचीव्ड, ग्रोथ डिलीवर करेंगे, वेल्थ बनाएंगे और लोगों के जेब में पैसे में डालूंगा। ये यूके का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। कैसे कर पाऊंगा मैं? ब्लैक रॉक के साथ मिलके। हाँ, ये हालत है इनका कि पूरा जो डीप स्टेट के जितने भी टूल किट्स हैं इनका कब्जा करने जा रहे हैं, इनके रिसोर्सेस के। ठीक है, पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे एलाइज की, सारी कंट्रीज, एलाइज जितने भी है। ठीक, ये मैंने फनी सा ट्वीट डाला है कि संजय राउत बोल रहे हैं कि हमको तो सॉफ्टी कोर का सिंबल दिया था इसलिए हम हार गए। ठीक है। हाँ, ये विवेक के बारे में मुझे लिख रहे हैं कि भाई उस पर अटैक हो रहा है। मैं तो मानता ही हूँ उस पर अटैक होंगे। उसको क्या लगता है आपको, जब ये एक्सपेरिमेंट होगा 2 ट्रिलियन वो बोल रहे हैं मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में से काट दूंगा और इतने एम्प्लॉयज को मैं निकाल दूंगा ब्यूरोक्रेसी और मीडिया में से। मीडिया का तो उन्होंने शुरू कर दिया है, CNN का तो आ भी गया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जैसे ही ये सारा बैकलैश होगा, पब्लिक का रिएक्शन आएगा, तो कौन बकरा बनने वाला है? आपको लगता है प्रेसिडेंट ट्रम्प इलॉन को ब्लेम करेंगे या इलॉन प्रेसिडेंट ट्रम्प को ब्लेम करेंगे? ये विवेक को ही ब्लेम करने वाले हैं दोनों मिलके, यही होने वाला है। लेकिन हमारा जो दिमाग जो कोलोनाइज इतना हो चुका है कि हम इनके स्लेव बनने के लिए डिजाइन हो चुके हैं। अभी इनको NRI का तो कपिल में से कॉप्सी हो जाते हैं, निकिता में से निक्की हो जाते हैं, इनके पूरे ही ऊपर से ये हो चुके हैं। ये मैंने ट्वीट डाला है कि 50K सब्सक्राइबर्स हमारे होने चाहिए 31 दिसंबर तक, कैसे भी कर, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जो शो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी मैं दायित्व आपको देता हूँ, जो जो अभी सुन रहे हैं। और फिर लिखना कमेंट में कि मैं इतने सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूट कर किया। ठीक है। हाँ, गुरुकुल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वापस रिवाइव करना। तो गवर्नमेंट इस बार पार्लियामेंट के सेशन में ये बिल लेके आ रही है, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय बिल, मतलब कोऑपरेटिव फॉर्मेट। वो जो मैं सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में समझाता हूं कि फीस जो है वो इंडिविजुअल ने नहीं भरनी, फैमिली ने नहीं भरनी, स्टेट ने भी नहीं भरनी और चौथा कंपनी ने भी नहीं भरनी। इन चारों ने फीस नहीं भरनी। फीस जो भरनी है वो कम्युनिटी ने भरनी है, समाज ने फीस भरनी है। और पता नहीं पड़ना चाहिए कि उन्होंने किसने फीस भरी। ओके, तो ये जो जब ये बिल पेश होगा उसके बाद गुरुकुल के लिए रास्ता खुलेगा, क्योंकि जब समाज खुद फंडिंग करना शुरू करेगा रिसर्च के लिए, पढ़ाई के लिए, तो ना बच्चे एडम स्मिथ वाला एरोगेंस दिखा पाएंगे कि मैंने फीस भरी है, ना जो बच्चे हैं वो कार्ल मार्क्स वाला एंटाइटलमेंट लेके आएंगे कि नहीं नहीं मेरा तो हक ही है इसके ऊपर, मुझे मिलना ही चाहिए। ओके, तो ये दोनों को अगर काटना है तो एक ही रास्ता है, कोऑपरेटिव फॉर्मेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेट, कि समाज खुद फंडिंग करके व्यवस्था खड़ी कर रहा है। स्टेट भी नहीं करेगा, कंपनी भी नहीं करेगी, इंडिविजुअल भी नहीं करेगा और फैमिली भी नहीं करेगी, कोई एक फैमिली। ठीक है, तो ये अगर हो पाता है, बिल अभी आएगा, उस पर चर्चा होगी पार्लियामेंट में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेट में अगर एजुकेशन ढल पाता है, कंटेंट गुरु खुद डिसाइड करेंगे, तो वापस वो सारे गुरुकुल रिवाइव हो सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चैलेंज है कि उस प्रकार की वैल्यूज वाले गुरुज हम लाएंगे कहां से, उनको कैसे ग्रुप करेंगे, ये एक चैलेंज है।
लेकिन डिजिटल जो सिस्टम है और नेचुरल जो गुरुकुल का वातावरण होता है, आपको पता है महाभारत में, रामायण में कैसे दिखाया गया। अगर नेचुरल प्रीमाइसेस में पढ़ाई हो पाती है और डिजिटल का साथ मिलता है और खाली वही सब्जेक्ट पढ़ते हो जो काम के हैं, ठीक है, मैं बताता हूं कि ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट में इतनी बदमाशी है, इतनी बदमाशी है कि उसको बेचारे को आप 9, 10, 12 सब्जेक्ट दे रहे हो, जो उसको नहीं आता है वो उसको आप 15-20 साल उसके बर्बाद करके, उसके दिमाग को खराब करके, और फिर एचआर वाला बेचारा ढूंढता रहता है अगले 40 साल के इसको आता क्या है। पहले 15-20 साल खराब करो कि उसको क्या नहीं आता है, फिर 40 साल वो खराब करे एचआर वाला कि इसको आता क्या है। और इनकी बदमाशी आप देखो, बच्चा बेचारा क्लास में जाता है, उसको मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये वो सारे 50 सब्जेक्ट दे दिए। अच्छा, अब उसमें से मैथ में वो अच्छा होगा फॉर एग्जाम्पल, या साइंस में अच्छा है, अब किसी एक में बुरा है, तो क्योंकि आपने रिपोर्ट कार्ड बना दिया है, रिपोर्ट कार्ड में नीचे टोटल मार्क्स है सारे सब्जेक्ट के, और उस पर से आप रैंकिंग दे रहे हो, तो बेचारा जो जो नेचुरल क्यूरियोसिटी के साथ बच्चा जो सीखने आता है, ह्यूमन चाइल्ड सारे टैलेंट के साथ जन्म लेता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बेवकूफ हो या डम्ब हो, नहीं हो सकता है नॉर्मल केस में, जनरल केस में। लेकिन उस बच्चे को मैथ में अच्छा है, वो साइंस में अच्छा है, बाकी के सब्जेक्ट में उसको नहीं है इंटरेस्ट, तो तुम उसका पूरा टोटल नंबर निकाल के उसको रैंक दे रहे हो, फिर उसको जो उसका नेचुरल टेंडेंसी मैथ और साइंस वाला अच्छा है उसमें से बाहर निकाल के जबरदस्ती के बाकी के सब्जेक्ट में वर्क करवा रहे, और फिर एंड में पता लगता है कि वो किसी का भी मतलब कुछ पता ही नहीं कि उसको एक्चुअली करने का क्या है। इनफैक्ट बहुत सारे 22-23 साल के ग्रेजुएट हो जाते हैं, बेचारे को अभी तक नहीं पता है कि ग्रेजुएट होने के बाद दूसरे दिन से उसने करना क्या, बेचारे ने करना क्या है भाई, उसने उठना क्यों है। तो मतलब क्या ही फ्रॉड चल रहा है कि मनुष्य का जीवन अगर 70-80 ईयर्स पकड़ के भी चल लो, तो आप 20 साल ऐसा करवा के उसको चार दीवारी में, फिर उसका 40 साल उसको जबरदस्ती, क्योंकि अब पता ही नहीं है कुछ, तो फिर जॉब ही करना पड़ेगा, कुछ आता ही नहीं जब, फिर उसका और 40 साल खराब करते हो। मतलब कितना क्रिमिनल है ये। ओके, और कंटेंट राजा ने क्यों तय करना है, कंटेंट गुरु तय करेंगे, और गुरु को ढूंढ लेंगे, उनको कौन से स्किल जरूरी है वो अपने आप ढूंढ लेंगे, तुम क्यों आते हो बीच में। तो ये बदमाशी जो है, अच्छा, और वो फीस लेने के बाद भी, इतनी सारी फीस भरने के बाद भी फिर कोचिंग तो अलग से रखवाओ, फिर वो भी लूटेगा। मतलब क्या ही चल रहा है बेचारा, पेरेंट्स तो बेचारे मरे जा रहे हैं इसमें। तो ये नहीं चल सकता ये मॉडल, इट्स ओवर। तो जितना जल्दी समाज को समझ में आ जाए कि फालतू के सब्जेक्ट, बाकी बेचारा बच्चा तो 5 साल बाद तो ये सोचने लगता है कि शायद उसके सच में ब्रेन में प्रॉब्लम है, कि उस क्यों कोई बाकी के स्टूडेंट्स को वो देखेगा कि इसको तो 10 में से इसके 8 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरे 10 में से खाली 5 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, 3 सब्जेक्ट में अच्छे नहीं आते या एवरेज आते हैं, मतलब सच में मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। बच्चा खुद ऐसा सोचने लगेगा, और 23 साल तक आते आते तो बेचारा उसका क्यूरियोसिटी तो खत्म है, उसको कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं बेचारे को लाइफ का। फिर जब आप उन बच्चों को स्टेज पे देखते हो तो ऐसे वैसे एक्शन करके बेचारे डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो कहीं पे तो जाएगी ना एनर्जी। सुट्टा फूकेगा, पता नहीं क्या ही कर लेगा, वो ड्रग्स खाएगा, जहां से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, वो वैसी सारी हरकतें करेगा, क्योंकि जहां पे उसको मिलना चाहिए वहां पे आप करवा नहीं रहे। बड़ा अजीब सा, तो इससे समाज ने इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये यू आप स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि गवर्नमेंट आपको सब ठीक करके देगी, नहीं, समाज को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, गुरु स्थापित करने पड़ेंगे, उनको रिसर्च का फंडिंग देना पड़ेगा, उनका लाइफस्टाइल का फंडिंग देना पड़ेगा, और अभी जो आप फीस भर रहे हो उससे 10% में ये कंप्लीट हो जाएगा ये सारा, अभी जो आप भर रहे हो ना पैसे,
स्कूल्स के और कॉलेजेस के, उसके 10% में ये कंप्लीट हो सकता है। तो ये लेट्स होप ये बिल के बाद अगर कुछ इनिशिएट, कम्युनिटीज को लेना पड़ेगा इनिशिएटिव। ये मत सोचना कि गवर्नमेंट आके आपको रेडीमेड कुछ करा के देगी, नहीं। तो ये जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था 11 नवंबर 2024 को कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हैं, तो कोई मेड इन मेक्सिको के स्टिकर चाइनीज प्रोडक्ट पे लग के कोऑर्डिनेटेड डी डॉलराइजेशन नहीं होने वाला। फुल स्केल डी डॉलराइजेशन एब्रप्ट होने वाला है और इंस्टेंट होने वाला है। ये जो पार्टनरशिप चल रही थी कि चाइना का प्रोडक्ट मेक्सिको बेच के मेड इन मेक्सिको का स्टिकर लगा के यूएस को दिया जा रहा था, और यूएस ने अमेरिकन स्टूडेंट्स भेजे चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने को बदले में। अब ऐसा कोई कोऑर्डिनेटेड डी डॉलराइजेशन नहीं होगा, तो फुल ऑन डीकपलिंग होने वाला है चाइना के साथ यूएस का। और ये मैंने 11 नवंबर को ये प्रेडिक्शन दिया था और 23 नवंबर को आ गया। मेक्सिको ने बोला अब हम चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, हमको यूएस और कनाडा के साथ ही वर्क करना है, हम कोई बैकडोर नहीं है चाइनीज प्रोडक्ट बेचने के लिए। ये आ गया, 11 को मैंने प्रेडिक्ट किया और 23 को आ गया। ये यही होना है, इंस्टेंट डी डॉलराइजेशन होना है अब। टीयर 1 के रियल एस्टेट के प्राइसेस और रेंटल्स नीचे जा रहे हैं, बेंगलुरु का न्यूज आया है, वैसे सारी फिएट डॉलर सिटीज का न्यूज आएगा, ठीक है। अब कोई मुझे पूछ रहा था, अच्छा ये डिस्कशन बड़ा चला वो दो स्लोगन के बीच, बटोगे तो कटोगे और दूसरा स्लोगन एक है तो सेफ है। तो मैं ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक है तो सेफ है स्लोगन ही इस्तेमाल हो सकता है नेशनल लेवल पे। आप सोच के देखो, अगर नेशनल लेवल के लीडरशिप बटोगे तो कटोगे वाला स्लोगन इस्तेमाल करेगी तो सारे इन्वेस्टर भाग जाएंगे। आप समझ सकते हो, वो स्लोगन नहीं इस्तेमाल हो सकता। जयशंकर जी नहीं बोल सकते, राजनाथ सिंह जी नहीं बोल सकते, अमित शाह जी नहीं बोल सकते, मोदी जी भी नहीं बोल सकते। तो बटोगे तो कटोगे कहां पे चलता है ये स्लोगन? जहां पे क्लैश ऑलरेडी चल रहा है उस एरिया में दोनों कम्युनिटी के बीच, वहां पे ये स्लोगन काम आ सकता है, बटोगे तो कटोगे। आप नेशनल लेवल पे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरा मैंने समझाया कि नेशनल लेवल पे कट्टर वोटर्स है ही नहीं, खाली 4% है। तो क्योंकि लोगों को समझ नहीं आया सोशल मीडिया पे, तो मैं तो सारी बोलूंगा क्योंकि मैं मानता हूं उस विचारधारा में, बहुत सारे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट सब मानते हैं उस विचारधारा में, लेकिन धरातल पे तो वो सिचुएशन नहीं है। सारे वोटर सेक्युलर है, राइट। आप लोग जो कुछ लोग हमें सुन रहे हैं, आप शायद वो विचारधारा रखते हैं, लेकिन और कोई नहीं रखता है। सारे के सारे सेक्युलर हो रखे हैं, पढ़ाई क्योंकि वो करी है। तो कोई आ गए पूछने, क्योंकि योगी जी के भक्त रहते हैं हार्डकोर सपोर्टर्स, उनको लगता है कि मैं विरोध में हूं, ऐसा वो समझ रहे हैं, उनको पता नहीं है, ठीक है। तो योगी जी से पूछ लीजिएगा डॉक्टर शाह के बारे में, ठीक, पर्सनली पूछ लीजिएगा। अच्छा ये बताओ कि मुझे पूछा जा रहा है कि अंकित जी आप कैसे आए इस नंबर पे कि खाली 4% ही कट्टर वोटर्स है। मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि कैसे मेजर किया जाता है कि कट्टर वोटर्स कितने हैं। किसी एरिया में चले जाओ व्हीकल लेके, और अगर आपका टायर टच करता है किसी पर्सन को और वो चिल्लाना शुरू कर दे, कोई इंजरी तो हुई नहीं है उसको, उसको कोई इंजरी नहीं हुआ है, हाथ पांव कुछ टूटा वूटा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, खाली व्हीकल का टायर टच किया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो आप चेक कर लो कि आपके अगेंस्ट कितना मॉब खड़ा हो जाता है आपके विरुद्ध में, राइट। तो हार्डली 4% कट्टर हिंदू वोटर्स हैं, ठीक है। यही चीज आप रेडिकल एरिया में करके देखो। आप जाओ व्हीकल लेके और आपका व्हीकल का टायर टच कर ले किसी को रेडिकल एरिया में, ठीक है, 5 मिनट में पूरा मॉब आपके ऊपर आके टूट पड़ेगा, और आधे घंटे में तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की ट्वीट आ जाएगी। ये इसको कट्टर वोटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि 4% पे कहां से आ गए, चेक करके देख लो आपके एरिया में कोई चिल्लाता है तो कोई इकट्ठा होता है, चेक कर लो जरा, ठीक है ना। तो जो लोग
बोलते रहते हैं कि अच्छा ऐसा 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 ऐसा, कुछ भी ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रेडिकल एरिया में जाके चेक करके देखो तो पता लग जाएगा कट्टर वोटिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी परसेंटेज मुस्लिम वोट्स मिले हैं बीजेपी को, और इस बार मिले हैं, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा मिल गए, मैं बोल रहा हूँ जितने भी मिले हैं वो इस वजह से मिले हैं, ये वाले स्लोगन की वजह से। एक है तो सेफ है, क्योंकि ये दोनों साइड साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करता है ये स्लोगन। ये वाले स्लोगन में बटोगे तो कटोगे में एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है। हम्म, ये बायोग्राफी और नॉवेल्स की बात हो रही है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। वक्फ के बारे में पूछा जा रहा है कि पूरा स्क्रैप क्यों नहीं कर दिया जाता, पूरा स्क्रैप नहीं किया जा सकता। ओके, पहले आपको इंटरनली अंदर के स्टेप्स रिवर्स करने हैं जो अभी तक गलत हुए हैं, वो रिवर्स करने के बाद स्क्रैप किया जाएगा स्क्रैप। ओके, वक्फ बोर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नहीं रह सकता, उसको स्क्रैप तो करना ही है। ठीक है। दूसरा, अदानी पे पूरा एक दिन फेक न्यूज चला, मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि केन्या वाली डील साइन ही नहीं हुई थी, कोई अग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ था, खाली अनाउंसमेंट पे साइन हुई थी, मतलब जैसे एमओयू जैसा डॉक्यूमेंट जो होता है, दैट इज नॉट एन अग्रीमेंट, इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये साइन भी नहीं हुआ था, फिर भी सारे फेक न्यूज चला रहे थे कि कैंसिल कर ली डील, कैंसिल कर ली डील, होएगी तो कैंसिल करोगे ना भाई, खाली डिस्कशन को आप कैंसिल थोड़ी बोलोगे। तो ये मैंने 22 तारीख को बोला था शो पे, और 23 को आ गया अदानी ग्रुप का क्लैरिफिकेशन कि कोई बाइंडिंग अग्रीमेंट हमने करी ही नहीं है, और इसीलिए फिर कैंसलेशन का कुछ डिस्क्लोजर बनता भी नहीं है सेबी को। राइट, कोई कुछ होगा तो कैंसिल होगा ना। लेकिन फेक न्यूज चलाने हैं सबने, अब बस चलाने हैं केन्या वाले, सबने चलाए, क्यों चलाए भगवान जाने, आई हैव नो क्लू। ठीक है, तो ये दूसरा मैं समझा रहा था इधर कि कि धर्म और रिलीजन के बीच फर्क क्या है, क्योंकि ये इलॉन मस्क के फादर का न्यूज है कि अपनी ही स्टेप डॉटर के साथ उसको दूसरा बच्चा हुआ, इलॉन मस्क के फादर को। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि धर्म और रिलीजन जो फॉरेन ओरिजिन के, उसमें फर्क ही ये है, वन ऑफ द मेन डिफरेंस, कि धर्म से आपको पता लगता है कि आपको वाइफ के साथ कैसे बिहेव करना है, मदर के साथ कैसे करना है, डॉटर के साथ कैसे करना है, और सिस्टर के साथ कैसे करना है। ये कोई आपको क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, ये धर्म से ही पता चलता है, ड्यूटी से ही पता चलता है। तो इसीलिए आप देखते हो भारत के अलावा बाकी सारी कंट्रीज में ऐसे मैरिज को एक पीस ऑफ पेपर माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। तो आपको सारी कंट्रीज में पॉलीगैमी दिखेगा, सिस्टर के साथ मैरिज दिखेगा, ये सब दिखेगा, ज्यादा बहुत सारे केसेस दिखेंगे ऐसे, भारत में कम ही देखने को मिलेंगे आपको ऐसे। राइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है धर्म और रिलीजन के बीच, जो हमें समझना है कि क्यों हमारे इतने डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा, आपको बार बार इंडियन फैमिलीज के मैरिज को अटैक किया जाता है, क्यों अटैक किया जाता है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जो है लाइफ का, उसमें मैरिज को टिकाने का ही नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि मैरिज टिकना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे में तो वो शब्द ही नहीं थे हमारे कोई स्क्रिप्चर्स में, डिवोर्स वाला। तो उनको पता है कि अगर पूरी सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली सब आएंगी मैरिज की सेरेमनी में, तो मैरिज बचने का ज्यादा चांस है, क्योंकि अगर कपल कुछ झगड़ रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फैमिलीज दोनों साइड के लोगों को बुला के कुछ डिस्कशन हो सकता है, बचने का चांस है काउंसलिंग करा के। ठीक है, अगर सोसाइटी, कम्युनिटी और फैमिली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, क्योंकि इनको एक बात समझो, ये सारी कंट्रीज का सोशल बेनिफिट्स का वर्जन जो है, वो गवर्नमेंट से जो बेनिफिट आता है उसको सोशल बेनिफिट बोलते हैं ये लोग। ठीक है, स्टेट बेनिफिट नहीं बोलते, फिर तो पकड़े जाएंगे कि अमेरिका कम्युनिस्ट है, पकड़ा जाएगा, इसलिए वो सोशल बेनिफिट बोलते हैं, स्टेट बेनिफिट नहीं बोलते, अगर कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट से मिलता है तो। समझ आई, क्योंकि कम्युनिस्ट चाइना को फिर उन्होंने गाली देनी है वेस्ट के नेशंस को, इसलिए वो सोशल बेनिफिट बोलेंगे,
स्टेट बेनिफिट नहीं बोलेंगे। अच्छा, सनातन इकोनॉमिक्स पूरा उल्टा है कि सोशल बेनिफिट तो सोशल बेनिफिट ही होता है, तो सोसाइटी से ही मिलना चाहिए, कम्युनिटी से मिलना चाहिए, फैमिली से मिलना चाहिए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम फैमिली कम्युनिटी को बुला के मैरिज सेलिब्रेट इसलिए करते हैं कि कपल को छोटी छोटी फालतू चीजों के लिए सेपरेट ना हो, ठीक है, तो कम्युनिटी आके इंटरवीन कर सके। दूसरा, आपका भी दायित्व बनता है फिर दूसरों के मैरिज में जाने को, वहां पार्टिसिपेट करने को, राइट? आपको भी तो वो फेवर्स रिटर्न करने हैं उनको, जो सामने वाले ने आपके लिए ड्यूटी करी वही ड्यूटी आप सामने वाले के लिए करोगे। लेकिन इनका तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनका वर्जन कम्युनिटी और फैमिली इन्वेस्टमेंट का वर्जन ही जीरो है, जीरो, वेस्टर्न कंट्रीज का, ठीक है। तो अच्छा, तो फिर आप गाली तो दे नहीं सकते इंडियन मैरिज को, तो आप करोगे क्या? तो वो स्पेंडिंग को गाली देते हैं, बोलते हैं इतना खर्चा क्यों करते हैं तुम लोग, गरीब हो फिर भी खर्चा करते हो, क्योंकि उनको तो खर्चे के साथ कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, और हमारा हम जो प्रॉफिट बता रहे हैं वो उनको प्रॉफिटेबल लग नहीं रहा, क्योंकि उनके लिए मैरिज इज अ पीस ऑफ पेपर। बात आई समझ में? तो ये है जो भारतीय स्ट्रक्चर पूरा ही अलग है, ठीक है। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट था कि नए कपल को जो गिफ्ट्स देने हैं, वो किस लिए वो कॉन्सेप्ट बना है? वो इसलिए बना है कि नया कपल जो मैरिज हुआ है उसका, वो फालतू का पैसे बनाने की एक्टिविटी में बिजी होके अपना यंग एज बर्बाद ना कर ले फालतू की एक्टिविटी में। तो जो गिफ्ट मिल रहा है उसी से उसका हाउस होल्ड का छोटा छोटा आइटम सारा आ जाएगा। तो एक स्टार्टिंग पुश समाज ही दे देता है कि चलो तुम्हें ये टेंशन नहीं लेना, इतना तो तुम्हारा अवेलेबल हो गया, ठीक है। ये सब चीज उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि डॉलर का एंडलेस प्रिंटिंग चल रहा है, तो वहां से 0 to 3% पे ऐसे ही मुफ्त में पैसा मिल रहा है, तो फिर उसको फैमिली कम्युनिटी किसी की जरूरत ही कहाँ है? ये बहुत ही फर्क है हमारे स्ट्रक्चर और उनके स्ट्रक्चर, ठीक। अच्छा, ये तो सारे एक्सपर्ट बेचारे बेवकूफ बन गए। सोरोस वाला आ गया टीम में, जैसे मैंने बताया था, प्रेडिक्ट किया था, बिल्कुल वैसे। ट्रेजरी सेक्रेटरी बन के आया है, कोई छोटा मोटा रोल नहीं, सबसे पावरफुल रोल, ठीक है। जिसने डीडॉलराइजेशन करना है वो खुद आ गया है, ठीक है। स्कॉट बेनेट, क्या नाम है उसका, स्कॉट बेसेंट, जो जॉर्ज सोरोस का फंड मैनेज करता था। ओके, 18 नवंबर को यूएई ने यूके को ओवरटेक कर लिया गोल्ड के ट्रेड में, और 11 नवंबर को टेक्सास ने पार्टीशन बिल इंट्रोड्यूस किया है गोल्ड बैक करेंसी का। अभी पास नहीं करेंगे, जब क्राइसिस होगा तब इस पर आएगा एक्शन, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस हो चुका है बिल गोल्ड बैक करेंसी का यूएस में, टेक्सास में, ठीक है। अच्छा, ये लोग मुझे पूछ रहे थे जब मैं देवेंद्र जी से मिला था, जब मैं, और मैंने ये फोटो डाला था, तब लोग पूछ रहे थे कि बीजेपी जीत जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा है। तो मैंने लिखा, इधर खुश हो गए, भगवा, अपने नई एक भगवा सुबह शुरू होगी महाराष्ट्र के लिए। जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सीरियस रेडिकलिज्म का प्रॉब्लम है इस महाराष्ट्र के स्टेट में, और अब ये सरकार का दायित्व है ये स्टेट गवर्नमेंट का एक्शन लेने के लिए, ठीक है। थिंक दैट्स ऑल, वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओहो, बहुत सारे आ गए, कितना भी कर लो आप लोग, लेके तो आ ही जाते हैं इतने क्वेश्चंस। मैं सोचा 2 बार शो करेंगे, ट्यूसडे और फ्राइडे, तो फिर इतना घंटा नहीं चलेगा, लेकिन आप लोग लेके तो आए हैं क्वेश्चंस। चलो लेट मी चेक क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, इतनी सारी कमेंट्स हैं। सिद्धार्थ जैन जी धन्यवाद। सुरेश फराटे जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। अश्विन जी धन्यवाद। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन क्रूड ऑयल एंड एनर्जी प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड? सो प्लीज एक्सप्लेन योर ट्वीट ऑन क्रूड ऑयल वर्सेस गोल्ड रेशियो एंड ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि अब क्रूड ऑयल चोरी नहीं होगा,
जो सीरिया से चोरी होता था, सीरिया और इराक से, एटलीस्ट सीरिया वाला कम हो जाएगा। इराक से हो सकता है चालू रहे चोरी क्रूड ऑयल की, जो अमेरिका तो चोर है आपको पता ही है। तो वो चोरी कम होगी, फॉरेन से जो होती है क्रूड ऑयल की, और यूएस का लोकल एनर्जी का प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन अब बढ़ाया जाएगा, तो वो सप्लाई मार्केट में आएगी अमेरिका की, जिसका मतलब है ऑयल प्राइसेस नीचे जाने चाहिए। लेकिन अगर ईरान वाला क्राइसिस इंटेंसिफाई होता है, अगर होता है, तो खाली वो शॉर्ट पीरियड के लिए ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ठीक है। दूसरा आप पूछ रहे हो क्रूड ऑयल वर्सेस गोल्ड रेशियो, हाँ वही डीडॉलराइजेशन है। ठीक है। सो क्रूड ऑयल और गोल्ड का रेशियो आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि गोल्ड अब एडजस्टमेंट फैक्टर बन चुका है बायलैटरल ट्रेड का, इनडायरेक्टली ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि गल्फ से अब डिफरेंशियल प्राइसिंग शुरू हो गई है। जो वेस्ट को दे रहा है वो अलग रेट पे दे रहा है, एशिया को दे रहा है अलग रेट पे दे रहा है सऊदी अरेबिया। ठीक है। और ये जो रेशियो है ऑयल टू गोल्ड रेशियो वाला, वो उतना बढ़ चुका है इन द सेंस, एक वेटेज ऑफ गोल्ड एक वेटेज ऑफ क्रूड ऑयल को परचेज कर सकती है। तो उसमें गोल्ड इतना ऊपर जा चुका है परचेसिंग पावर में, कि डॉलर से जो परचेसिंग होती थी और गोल्ड और क्रूड ऑयल का जो रेशियो है, वो अब गोल्ड को एक रिजर्व करेंसी या क्या जिसको बोल सकते हैं कि करेंसी का बैकअप का एसेट बना रहा है, न्यूट्रल एसेट बना रहा है डॉलर की जगह। ठीक है। इसीलिए सारी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड इकट्ठा करना शुरू की और डॉलर रिजर्व्स कम करते जा रहे हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी डी डॉलराइजेशन कंप्लीट है अगर आप ऑयल टू गोल्ड रेशियो देखोगे तो। ठीक है। नेक्स्ट लेट मी सी। Anadi ji, धन्यवाद. Point taken about de-dollarization, but can we really ignore the large amount infra, weapons, land, and other sources to sustain them through most crisis? अनादि जी, रिसोर्सेज वेस्ट के पास हैं, वो बात तो सही है, वेपन्स भी हैं, लैंड भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उन्होंने उनका लैक कर गया लास्ट 30 इयर्स में, लेकिन वो भी वो करेंगे। सो एटलीस्ट 10 इयर्स डल जाएगा, 10 इयर्स में सब रेडी हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, ये सब। लेकिन 10 इयर्स के लिए उनको सारे नंबर्स काटने पड़ेंगे अभी, ये 10 साल के लिए। ठीक है। लेकिन वो रिजर्व करेंसी वाला वो नंबर्स तो कभी नहीं आ सकते, बिकॉज 180 कंट्री ने अपनी करेंसी की डिमांड खत्म करके डॉलर को ऊपर लेके गए थे, तो वो नंबर्स तो कभी मैच नहीं होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूएस में वापस वो नंबर्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते। सलमान जी, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। एके जी, रावण's rule was 1000 years old when Lord Ram ended it as per dharma. Why ride the adharmic 400-year-old deep state? If we are a dharmic nation, why US with its be accepted as future Lakshman? ओ हाँ, तो अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि हम डीप स्टेट के साथ काम क्यों करेंगे? पहले तो हम, हमारा जो वैल्यूएशन है और लास्ट जो भी कोलोनाइजेशन हुआ, पहले तो हमने वो सब रिकवर करना है, सबसे पहली बात। ठीक है। दूसरा, हमको बिल्ड करने के लिए अगर एक रेडी बेस मिल रहा है कुछ चीजों का, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? राइट। तो अगर कोई अधार्मिक भी है लेकिन धर्म को बिल्ड करने के लिए काम आ रहा है, तो वो एसेट का इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने समझाया कि हमने उसको रिपेयर करने का ठेका नहीं ले रखा, लेकिन हमारा काम जो निकल रहा है वो तो हम निकलवाएंगे। ठीक। दूसरा, यूएस एज अ फ्यूचर लक्ष्मण, मतलब मैं खाली वो रिलेशनशिप का डायनामिक बता रहा था कि राम और लक्ष्मण के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसमें लक्ष्मण 100% डेडिकेटेड रहता है भगवान राम के लिए। तो मैं खाली उस डेडिकेशन वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ कि 2030 के बाद जैसे यूके 100% डेडिकेटेड रहा यूएस के लिए, जो भी बोलता है वो यूके कर लेता है, तो भारत और यूएस के बीच 2030 के बाद ऐसे रिलेशन स्थापित होने की शुरुआत होगी। शुरुआत होगी, हो नहीं जाएगा 2030 में, शुरुआत होगी। ठीक है।
क्वेश्चंस बहुत लंबा लिस्ट है। एक मिनट, बहुत सारा स्क्रॉलिंग करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस लाइव वाले चैट में चले गए हैं। एक काम करते हैं, नीचे से ऊपर चले जाते हैं, इफ दैट वर्क्स। ठीक है, बिपिन जी धन्यवाद। मोदी जी गिफ्टेड सिल्वर चेस सेट एंड यू ट्वीटेड गिफ्ट सिटी विल डिसाइड सिल्वर प्राइजेस। कैन वी बाय फिजिकल सिल्वर विथ अ 30 इयर्स व्यू? 100%। अगर 30 इयर्स व्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेना ही चाहिए। Great minds of Bharat, धन्यवाद। My understanding of some spiritual gurus subtly indicates a border dispute resolving in 2025. It will be widening of chicken neck. Your take? कोई भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, कोई एक तो होना ही है इसी टर्म में, कोई एक तो होना है। श्रेय पटेल जी धन्यवाद। इफ द यूएस देन कैड, उसी प्रपोर्शन में आप कैनेडियन डॉलर का भी डाइल्यूशन गिन लो, ठीक है। श्री जी धन्यवाद। ग्लोबल रीसेट फाइनल टच बाय कल्कि लॉर्ड। वेल, एक तरह से बोल सकते हो फिलोसॉफिकली। बिटकॉइन, हाँ बिटकॉइन तो जाएगा ही सुपरमैन जी क्योंकि उसी से तो डी डॉलराइज करवा रहे हैं, ये तो बोला ही था मैंने। वेस्ट जो है वो क्रिप्टो से डी डॉलराइज कर रहा है, तो अभी तो ऊपर जाएगा ही। हम जो है गोल्ड से कर रहे हैं। क्वेश्चंस, ओके। सागर जी धन्यवाद। इट्स बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विथ यू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जी धन्यवाद। S&P 500 ऑल टाइम हाई, 100% ग्रोथ लास्ट ईयर। बिल्कुल, गिरने से पहले की तैयारी। शशि बोरोरी जी बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट, अक्की गेमिंग जी, बाइडेन एंड नाटो वांट वर्ल्ड वॉर 3 विद रशिया बिफोर ट्रम्प। वर्ल्ड, पहले तो वर्ल्ड वॉर शब्द जो है उसमें कम से कम 20-25 कंट्री होनी चाहिए, उसके बिना इसको इस्तेमाल मत करो उस शब्द को। वॉर विथ रशिया बिफोर ट्रम्प, किसका वॉर? यूएस के साथ डायरेक्ट वॉर? आई डोंट, यूएस के साथ डायरेक्ट वॉर रशिया का, आई डोंट थिंक सो। करना होता तो पहले ही वो बूट्स ऑन ग्राउंड भेज नहीं देते यूक्रेन में। अक्षय जी धन्यवाद। सर प्लीज एक्सप्लेन यील्ड कर्व। अक्षय जी, ये यील्ड कर्व आप लास्ट टाइम भी पूछ रहे थे, आई नो, लेकिन ये तो सब गूगल पे अवेलेबल है, जो अवेलेबल है वो क्यों पूछ रहे हैं? इसको तो आप स्टडी कर लो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा ये सब। टर्मिनोलॉजी मत लेके आओ। हाँ, अगर आपको कोई फेक न्यूज दिखाई दे रहा है तो वो पकड़ के लेके आओ। मनीष जी धन्यवाद। व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑन चाइना ड्यू टू de-dollarization as there are many new states China economy? हाँ, क्योंकि वो खुद डी-डॉलराइज कर रहे हैं, उन्होंने खुद चुना है अनएम्प्लॉयमेंट, तो होगा ही उसको इम्पैक्ट। अभी तो ट्रम्प आया नहीं है, पूरा डीकपलिंग शुरू होगा, बहुत इम्पैक्ट होना है। विल इट ग्रो लाइक इंडिया और फॉल बिहाइंड? सबसे पहले तो आप ग्रोथ ग्रोथ का रेस परसेंटेज जो मिल रहा है पूरे वर्ल्ड को और जो इंडिया को भी मिल रहा है, वो तो सबका कम होने वाला है ये रीसेट की वजह से, ठीक है, सभी का होने वाला, क्योंकि वो मॉडल ही अलग था इकोनॉमिक्स का पूरा, वो जो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी वाला जो था। विल नाटो सेंड ट्रूप टू डिफेंड यूक्रेन? यूके वांटेड दिस। देखिए, अगर यूएस इन्वॉल्व स्टार्टिंग से नहीं हुआ होता तो फ्रांस तो चाहता ही था ट्रूप्स भेजने को नाटो के साथ मिलके, लेकिन यूएस ने खुद ने अपने ट्रूप्स नहीं भेजे, इसीलिए यूके यूके का तो ठीक है, उसको फॉलो ही करना रहता है जो बोला गया, लेकिन फ्रांस एक्चुअली इंटरेस्टेड था कि पूरा नाटो लेके पार्टिसिपेट करने को,
लेकिन जब उन्होंने देखा कि यूएस कर ही नहीं रहा खुद पार्टिसिपेट, तो फिर फ्रांस ने फिर उसको कुछ आगे नहीं बढ़ाया उसको, तब जब स्टार्ट हुआ था कॉन्फ्लिक्ट। अब ये लग रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प आते ही बोल देंगे कि मैं ये कोई पैसे वैसे नहीं दे रहा, तुमको करना है तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो, तुमको वॉर करना है तुम तुम्हारी सेनाएं भेजो, तुम्हारे आर्म्स इस्तेमाल करो। आर्म्स का ऑर्डर ले लेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प, लेकिन पेमेंट के साथ। वो जो मुफ्त का ट्रांसफर करने का वो ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब इनके ऊपर है, अब इनको खुद खर्चा करके, एक्चुअली ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है इकोनॉमी, भी और भी करने की इच्छा है क्या इनको, फिर करें। ट्रम्प को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर किसी को बर्बाद होना है तो, वेस्टर्न यूरोप में से। मिलन जी धन्यवाद। शुड होल्ड 20 एकड़ फार्म लैंड इन जामनगर, हाँ बिल्कुल, फार्म लैंड ही फार्म लैंड, जितना ले सके उतना ले लें, लेकिन बेनिफिट 2030 के बाद होगा, ओके, बता दूं मैं, वरना बोलेंगे कि सर प्रॉफिट नहीं हुआ। विराज जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। योर बुक ऑन डीडॉलराइजेशन मंदिर इकोसिस्टम, वेयर टू गेट। राणादीप जी, बुक सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल अलग बुक है जिस पर वर्क हो रहा है, उसमें मैं नया इलेक्शन के फॉर्मेट को डिजाइन कर रहा हूँ, जो मेरी समझ में आइडियली होना चाहिए, ठीक है। वो होएगा नहीं ये सेंचुरी में तो नहीं लग रहा है, शायद कभी कोई उठा के देख ले उसको फ्यूचर में, लेकिन डी डॉलराइजेशन और मंदिर इकोसिस्टम पे थोड़ा मैंने थोड़ा मंदिर इकोसिस्टम एक्सप्लेन किया हुआ है मेरी जियोपॉलिटिक्स की बुक में, एक ही चैप्टर के अंदर, सनातन इकोनॉमिक्स जहाँ पे है। और डी डॉलराइजेशन जो डॉलर वाला एक अलग चैप्टर है, डॉलर और गोल्ड का, जियोपॉलिटिक्स की बुक में, वो इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको बाय करने के लिए, ठीक है। ये क्या है, मंदर जी धन्यवाद। स्टॉक मार्केट डिप अब दिसंबर 24 में आना है, सो बिफोर और आफ्टर, ऑल्सो पोस्ट डिप फिर बढ़ेगा टिल ट्रम्प ओथ इवेंट, थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है रिकवरी टिल ट्रम्प, इनफैक्ट ट्रम्प के ओथ के टाइम पे भी थोड़ा स्पाइक होएगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं पता कब कैसे क्या होएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, ठीक है। दिसंबर का अभी डिप बाकी है, कितना बड़ा होगा विल सी, लेकिन डिप तो आना है, ओके। शशि जी प्लीज कमेंट, हाँ भाई, एक डिप आना है, दो नेक्स्ट ईयर है, मिनिमम दो है, ज्यादा भी हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर, लेकिन दो तो है ही। दिग्विजय जी धन्यवाद। फ्लैट इन गुड़गांव ऑन लोन, विल प्राइसेस अप्रिशिएट ड्यूरिंग रीसेट, नॉट ड्यूरिंग रीसेट, मतलब उसको टाइम लगेगा, लेकिन टीयर टू सारी ग्रो करेंगी, अगर वो टीयर टू वाले एरिया लोकेशन में फॉल होता है, ग्रो करेगा। सौम्य जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। Manish ji, I have a question about mutual fund and ETF investing. What is your analysis on ETF investing in current and future share market situation? मैं generally ETF prefer नहीं करवाता हूँ. I'm confused about which one to go for long term. म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो सेक्टर्स मैंने बोले हैं उसी पे फोकस करना है, लेकिन तब लेना है जब क्राइसिस होगा, अभी नहीं। अंशुल जी धन्यवाद। Is it an opportunity in disguise to reach to the Bay of Bengal through Tripura and Mizoram by cutting off, thereby saving Hindus there and connecting northeast states to the Bay of Bengal? Uh, well, it's a part of military strategy. आप बता रहे हो. That could be anything. I am not an expert on that. लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि मिलिट्री ऑप्शन हमेशा टेबल पे होना चाहिए और प्रिपेयर्ड तो रहना ही चाहिए। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। पेरेंट्स बिकमिंग वोक इन टीयर 2 and 3 चप्पल्स वोंट वर्क। 2 and 3 में नहीं है, ज्यादा टीयर 1 में है वोक पेरेंट्स, लेकिन 2 वाले भी थोड़े थोड़े जो है ये लेते रहते हैं इंस्पिरेशन टीयर 1 से, लेकिन नथिंग टू वरी, क्योंकि वेस्टर्न मॉडल्स जैसे कोलैप्स होते हुए दिखेंगे ना, तो बहुत कुछ ठिकाने आ जाएगा, ठीक है। जैसे यूएस में आप देख रहे हो कि यूनिवर्सिटी के बच्चे के मेल्टडाउन हो रखे हैं, प्रोफेसर्स के मेल्टडाउन हो रखे हैं ट्रम्प इलेक्ट होने से, लेकिन जब पता लग जाएगा कि टीयर 2 और 3 ही पेमेंट करने वाला है उनको, 1 की कैपेसिटी नहीं रहेगी पेमेंट करने की वेस्ट के अंदर,
तो धीरे धीरे डाइल्यूट होना सब शुरू होएगा जो दिमाग में भरा है। सुस्मित जी, प्लीज एक्सप्लेन वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 एक्चुअल रीजंस इन डिटेल। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा फॉर मल्टीपल रीजंस, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि वो आर्च ड्यूक फर्डिनेंड वाली जो स्टोरी है वो स्टोरी थी सारे एक्सपर्ट्स को फेक हेडलाइंस बना के उल्लू बनाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 अगर आपको फोकस करना है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, बेसिकली जितनी भी लंदन की बैंक्स थी उसमें क्या हालत थी वॉर होने से, स्टार्ट होने से पहले, वहां से आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। फिर आप बैक जाके उसको स्टडी करो कि वर्ल्ड वॉर होने का कारण क्या है, किसने फंडिंग करी, कौन कमाया और क्या हुआ उसमें। ठीक है, दोनों के दोनों वर्ल्ड वॉर जो है वो बैंक से रिलेटेड वॉर्स ही है। सारे वॉर्स बैंक से रिलेटेड ही होते हैं। अंशुमन जी धन्यवाद। इंडिया शुड हैव स्ट्रिक्ट फूड पॉलिसी बिकॉज इट्स डिग्रेडिंग अवर हेल्थ। बिल्कुल मैं मानता हूं कि अडल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है फूड में, स्पेशली बाहर जो मिलता है। सुस्मित जी एक्सप्लेन डी रेडिकलाइजेशन टाइमलाइंस अप टू 2050। 2050 से पहले वेस्ट एशिया का सॉल्व हो चुका होगा अच्छा खासा, हमारा भी अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका होगा सॉल्यूशन, 2050 से पहले हो चुका होगा। स्वर्णेंदु जी धन्यवाद। सबका साथ सबका विकास इज एम्ड एट ओबीसी एससी एसटी फॉर हिंदू यूनिटी नॉट फॉर मुस्लिम्स, बट फेक राइट व्यू फंडेड में पोस्टेड एज अ क्रिटिसिज्म टू क्रिएट डिवीजन। स्वर्णेंदु जी बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन है आपका। बहुत सारे राइट विंग एक्सपर्ट्स हैं जिन पर मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, एंड वेरी सैड कि ये हालत है कि वही कटवा रहे हैं, एक ही पार्टी है और उसी के वोट्स कटवा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनके ट्विटर हैंडल अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपको ऐसा अच्छा अच्छा लगेगा, अच्छा हाँ ये तो राइट विंग ही है, लेकिन फिर यूट्यूब पे आके देखोगे तो कुछ अलग ही चल रहा है। ओके, तो ऐसा सब है, क्या कर सकते हैं बताओ, हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं बस। आनंद जी धन्यवाद। गुड आइडिया टू गेट डुअल सिटीजनशिप एंड गोल्डन वीजास। नहीं आनंद जी, अगर आपको वेस्ट का कुछ भी चाहिए तो आप 2030 के बाद बहुत इजी हो जाए, तो वेस्ट के वीजास के बारे में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिग्मा टॉक्स धन्यवाद। यूक्रेन सीट्स ऑन नेचुरल रिजर्व्स, बिल्कुल, और ब्रेड भी है, वो फूड ब्रेड बोला जाता है, फूड बास्केट बोला जाता है उसको। नेचुरल रिसोर्स रिजर्व्स एंड हेंस वॉर विद रशिया। हाँ क्लियर है, आधा कंपनी को जाएगा और आधा रशिया को जाएगा। पहले दिन से बता दिया था मैंने यूक्रेन वॉर स्टार्ट होते ही कि इसका यही आने वाला है आउटकम, आधा रशिया को जाएगा और आधा यूएस की कंपनी। ओशो जी धन्यवाद। Work from home enhance savings for employees. CEOs sit in island doing nothing, but want guys who actually build product, commute 2 hours and burn saving. Will this end? हाँ, आईटी सेक्टर में बड़े बड़े चेंजेस होंगे जैसे जैसे पैसे सूखते जाएंगे। जेनशिन इम्पैक्ट जी धन्यवाद। सुष्मित जी 2024 लास्ट डीप व्हेन, कितना बचा है टाइम देख लो, आप खुद ही सोच लो। 2025 डिप सिग्नल्स एंड टाइमलाइन, अब इतना भी प्रिसाइज अभी तो नहीं बता सकते, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हेडलाइंस आएंगी, उस पर से सिग्नल्स पता लगेंगे, लीडर्स क्या कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ओथ लेने के बाद दूसरे दिन से क्या क्या शुरू कर देते हैं अच्छे अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे आपको समझने के लिए कि क्या आ रहा है। सो आई एम हियर ओनली, we'll also be watching and alerting. कमल जी धन्यवाद। If it is okay to tell, please share information of how deep state in ancient India used to be, their modus operandi, their objectives, and the migration. Migration? देखिए एंशियंट इंडिया का जो डीप स्टेट था वो डिवाइडेड किंगडम्स वाला, एक एक किंग का एस्टैब्लिश किया हुआ था। अच्छा, जब बड़ा पोर्शन भी जब रूल में था सेंट्रल भारत से या नॉर्थ भारत से, ओके,
कुछ डायनेस्टीज ऐसी आई जिसके ज्योग्राफी में बड़ा अच्छा स्कोप ये था, साइज टेरिटरी का। तो तब जो डीप स्टेट रहा होगा वाज द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि समझ ही आ जाता है कि आउटकम ये आ रहा है, तो दैट डीप स्टेट मस्ट बी वेरी वेरी पावरफुल। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमारा डीप स्टेट धर्म के रास्ते पे चलते हुए बना हुआ डीप स्टेट था, राइट। और ये वाले जो डीप स्टेट अभी के जो है, ये असुर प्रवृत्ति वाले डीप स्टेट है। बहुत अंतर है दोनों में। तो हमने हमारे एंशिएंट भारत में भी जो जंगें हुई, ऐसा नहीं है कि हमने कुट युद्ध नहीं किया, ऐसा तो नहीं है। अब टूल किट का या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हमसे ज्यादा तो किससे पता होना चाहिए। जब युधिष्ठिर महाराज को पूछा जाता है तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नरोवा कुंजरोवा। मुझे नहीं पता कि हाथी मरा है या अश्वत्थामा मरा है, उस तरह से बोलते हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो टूल किट का और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सबसे ज्यादा तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि किसी ने फोकस करा ही नहीं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इतनी सारी वॉर की स्ट्रैटेजी है, कितना कुछ है। फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, वॉर की स्ट्रैटेजी है, स्पाइंग कैसे करना है, सब कुछ है उसके अंदर, राइट। इविल है तो इविल को कैसे मैनेज करना है। श्री कृष्ण है, वो खुद हथियार नहीं उठाते लेकिन फिर भी हरा के दिखाते हैं। नंबर्स में कम है फिर भी पांडव हरा के दिखाते हैं। सो कहां कहां अगर चीटिंग भी करनी है तो किस लेवल की करनी है, कैसे चीटिंग करनी है। सो एवरीथिंग इज देयर इन एंशिएंट भारत के हिस्ट्री में। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जो ना हुआ हो। ओके, सो इवन जैसे अभी वायरस फैला है, तो वैसे भी उस जमाने भी ऐसी बीमारियां थी जो फैलाई जाती थी एनिमी को वीक करने के लिए, एनिमी के पॉपुलेशन के ऊपर। ये सब होता था, राजा को जहर दिया जाता था, ये सब। तो बट द थिंग इज कि कुछ भी डॉक्यूमेंटेड स्ट्रैटेजीज अभी तक किसी ने लिखी नहीं, ना स्टडी करी। सो आई थिंक उसी को अगर आप डीप स्टेट, एक तरह से उसको ही पैकेज करके आप डीप स्टेट बोल रहे हो। कुट युद्ध की जितनी भी, कुट युद्ध इज वन पार्ट, तशनीम युद्ध अलग होता है, प्रकाश युद्ध अलग होता है, ठीक है, जो आचार्य चाणक्य ने सारे बताए हैं। डीप स्टेट इज पार्ट ऑफ कुट युद्ध। ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज। किसी सबने स्टडी करना चाहिए, लेकिन उसको तो ऑर्थोडॉक्स बोल के हटा दिया गया कि हिंदुओं का तो कोई हिस्ट्री नहीं है, इसको रख दो साइड पे, ये वो, राइट। तो समबडी, आप सब सुन रहे हैं तो आपने स्टडी के लिए लेने चाहिए ये सारे टॉपिक्स। YSD फैमिली धन्यवाद। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड नॉट जस्ट फाइनेंस। Meltdown of Arctic with will increase sea water level. What economic impact on places of भारत। देखिए, ये वेस्ट ने फैलाई हुई ये स्टोरी है कि आर्कटिक मेल्ट होगा तो इंडिया के सारे जो कोस्टल सिटीज है वो डूब जाएंगे। मुझे तो वेस्टर्न सारी थियोरीज पे डाउट होता है। ठीक है, आर्कटिक मेल्ट तो हो रहा है, होएगा ही, कितना परसेंटेज में होगा वो दिखेगा। लेकिन ये कहना कि मेल्टडाउन हो जा, ये हमारे कोस्टल सिटीज सारे डूब जाएंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं, तो मुझे अब 100% डाउट है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल अटेंशन नहीं देंगे इसके ऊपर। तो प्रधानमंत्री जी और गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी गोल्स के ऊपर बात करती है। ठीक है, देबाशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। करण जी धन्यवाद। Why does the deep state want to collapse the Western economy and society when they have most of their own investments there? But हाँ, ये क्वेश्चन मुझे कवर करना था। धन्यवाद करण जी, क्योंकि पिछले सत्तोलॉजी और 1.5-2 साल पहले मैंने ये सब कवर किया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं सुना है, तो सबसे पहले ये समझना है कि प्रॉफिट्स आता कहां से। प्रॉफिट्स आता है जब कंजम्पशन होता है, कोई ह्यूमन बींग कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट और सर्विस, तो प्रॉफिट आता है। इनसे गलती क्या हुई है कि लास्ट 50 साल में इन्होंने इतनी करेंसी छापी और 2 जनरेशन ने 10 जनरेशन जितना कंज्यूम कर लिया और करेंसी को बर्बाद कर लिया है। अब समझ आई। जैसे एक कुशन कवर है, तो एक कुशन कवर एशिया का फैमिली पर्सन इंडिविजुअल वो कुशन कवर कितने टाइम के लिए चलाता है, फिर उसका
मल्टीपर्पज और यूज भी करेगा, फट जाएगा तो। और ये लोग जिस प्रकार से अपना जीवन जीते थे, क्योंकि करेंसी प्रिंट हो रही थी, कि टीवी खराब हो गया तो रिपेयर करने वाला आएगा तो 70 इतनी ज्यादा फीस लेगा, उससे अच्छा टीवी नया ले लो, उसको स्क्रैप कर दो। ऐसे कर करके दो जनरेशन ने पिछले 50 साल में 10 जनरेशन जितना कंज्यूम करके करेंसी को बर्बाद कर लिया है। आ गई बात समझ? इसीलिए डीप स्टेट अब उसको डंप कर रहा है, जितने पैसे बनाने थे ऐंठने थे उसने बना लिए। ओके, अब जो है उनको कंजम्पशन कहां दिख रहा है? भारत में दिख रहा है। रशिया और चाइना का मार्केट एक्सेस करने को नहीं मिलने वाला है, उनको पता है। ठीक है, तो भारत में कंजम्पशन दिख रहा है उनको, क्योंकि यंग वर्किंग पॉपुलेशन है, बर्थ रेट मेंटेन्ड है, वर्क करेगी, अर्न करेगी और खर्चा करेगी। ओके, तो डीप स्टेट इसीलिए वेस्ट को छोड़ रहा है, क्योंकि बर्बाद कर चुका ऑलरेडी उनको। ठीक है, Parthaji, personal computer nearby market is highly inflated. Current price of my parts requirements is invest now in December or wait? ये बढ़ता ही जाएगा पार्था जी, अगर आप इक्विपमेंट्स और कंप्यूटर्स की बात कर रहे हो, इसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, सिवाय के कुछ जादू हो जाए, जो मुझे नहीं लगता। सीकर जी धन्यवाद। बॉडी बिल्डिंग जी धन्यवाद। वी कैन नाउ सी यूके एंड फ्रांस नाउ टॉकिंग अबाउट इज देयर अ चांस ऑफ अ मैसिव वॉर और इज इट अ मास्क सो दैट जापान कैन सेल यूएस ट्रेजरीज? हाँ, आप बोल रहे हो कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा बढ़ावा देके जापान वाली एक्शन को कवर फायर देने की कोशिश हो सकती है। अगर आप फुल स्केल वॉर की बात कर रहे हो, यूक्रेन के अंदर ट्रूप्स भेज के, अगर ट्रूप्स भेजेंगे भी तो सपोज, मुझे डाउटफुल लगता है, लेकिन अगर भेजेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि पूरी फोर्सेस भेजने वाले हैं। आई डाउट इट। मतलब ठीक है, कुछ क्वांटिटीज में भेज दिए, अगर भेजेंगे भी तो ओके, मे बी। अगर फुल्ली उनको पार्टिसिपेट करना है वॉर में, फिर तो रशिया से झेलेंगे वो डायरेक्ट एक्शन। और फिर अगर आप बोल रहे हो कि इस ये करा के फिर जापान को डंप करवाएंगे, जापान को डंप करने के लिए ये क्राइसिस की जरूरत नहीं है, वो खुद भी कर भी लेगा। इनफैक्ट लास्ट 6 मंथ्स में अच्छा खासा जापान और चाइना दोनों ने डंप किया है। ठीक है, लेट्स सी। करण जी धन्यवाद। इज इट ओके टू बुक प्रॉफिट इन पोर्ट एंड बाई ड्यूरिंग दिसंबर डिप? हाँ, दिसंबर नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर वाला तो होगा ही बड़ा डिप, नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हो। फ्रॉम निफ्टी ऑन 19th October 4 to 7%। वेल, होना तो चाहिए, लेकिन अच्छा वो 19 दिसंबर के आसपास कब होगा वो नहीं पता, लेकिन जब भी होगा डिप उस रेंज के अंदर तो होना चाहिए। ठीक है, अब वो ये भी हो सकता है ग्रेजुअल करा करा के 4% तक रिच हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या एक साथ 4% हो, ऐसा भी हो सकता है। ये तो वी हैव टू कीप ऑब्जर्विंग। लेकिन अगर परचेस करना है तो नेक्स्ट ईयर वाला ही बड़ा होने वाला है। ओके, Sushumna ji, I have heard Bharat's ideal population is 30 crore, but we should take time to reach it. Is 30 crore figure right? How can it be controlled gradually or drastically? हमने कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है पॉपुलेशन, बर्थ रेट नीचे जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास 10 साल है, 10 साल के अंदर बर्थ रेट को बढ़ाना है। ओके, कम नहीं करना है। ट्विन जी धन्यवाद। ड्रैकोनियन SC/ST एक्ट एंड रिजर्वेशंस भी करेक्टेड? नो, नॉट राइट नाउ। धीरज शेट्टी जी धन्यवाद। Pranav Ankitji, when DS is not clear of their role in the multi, how come they are in favor of de-dollarization? बताया ना मैंने, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, फैमिलीज बर्बाद हो रखी है, डिवोर्सेस रेट उतने ज्यादा है, पढ़ाई किसी की इनकी कंप्लीट नहीं होती, इनके जो सिटीजन वाइट सिटीजन्स की, और सेविंग्स की लाइफस्टाइल है नहीं उनकी, और करेंसी प्रिंटिंग बंद होने वाला है।
ऐसी ज्योग्राफी में बिजनेस करके कितना प्रॉफिट मिलेगा? अच्छा, कुछ चीजें ऑटोमेशन में जा रही है, अब वो रोबोट अपना प्रोडक्ट खुद तो नहीं खाएगा, इंसान खाएगा तो ही प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट तो रियल इंसान कंज्यूम करेगा तो प्रॉफिट होगा ना। टेक्नोलॉजी चाहे आपके पास कुछ भी हो, आपने कितनी भी हाई एंड टेक्नोलॉजी बना ली, मार्स जाने की बना ली, लेकिन मार्स में जाने के लिए इंसान को ही भेजोगे ना, रोबोट को थोड़ी भेजोगे। जब बर्थ रेट ही नहीं है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट आएगा कहां से? यूबीएस बैंक अपडेट, इज इट गोइंग बैंकक्रप्ट? रुको रुको, नेक्स्ट ईयर तक। टोनी स्टार्क जी, अच्छा कुछ कुछ सेगमेंट्स वो काटना शुरू कर दिए हैं। टोनी स्टार्क जी धन्यवाद। आई एम अ 20 MBBS स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटक, आई वांट टू बिकम नेशनल लेवल पॉलिटिकल एंड सक्सीड। तेजस्वी सूर्या मतलब, सक्सीड तेजस्वी सूर्या मतलब, प्लीज गाइड उनकी तरह ऐसा। हाँ तो आप जो भी पार्टी आपके फेवर में है, आप बीजेपी को मानते हो, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने यंगस्टर्स को बोला है कि ज्वाइन करो एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। पहले आप लोकल यूनिट में पार्टिसिपेट करोगे, फिर आपके परफॉर्मेंस और जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर लेते जाओगे, उतना उतना ऊपर ऑटोमेटिक जाओगे। ओके, बाकी इतना मुझे पता नहीं है कि विद इन पॉलिटिकल पार्टी कैसे होता है, बट आई एम टेलिंग यू कि ज्वाइन तो लोकल यूनिट से ही होता है। रश्मि जी धन्यवाद। वाई डीप स्टेट किल सम लीडर्स बट वर्क विद अदर्स? किल तो लास्ट ऑप्शन होता है ना, जब वर्कआउट कुछ हो ही नहीं सकता है तब होएगा, राइट? हो सकता, ट्रंप के ऊपर हो ही चुका ना अटेम्प्ट, जरा सा भी कान से एकदम बाजू से गई है, जरा सा भी हेड ऐसे होता तो खत्म था। विनोद जी धन्यवाद। हाँ, हर हर महादेव जी। शुड वी वेट टिल सेकंड और थर्ड क्वार्टर? yes. Do you think market has made bottom already? No, no. नेक्स्ट ईयर मिलेगा अपॉर्चुनिटी, सिवाय के कुछ कुछ और सरप्राइज हो जाए। प्रणव जी धन्यवाद। इलॉन इज वर्किंग टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, विल इट नॉट डिले? यही डीडॉलराइजेशन है। खर्चा तो छप रहा था तब कर रहे थे, जब डॉलराइजेशन था तब खर्चा कर रहे थे, सारा वेस्टफुल। तो दिस इज द सॉल्यूशन कि अब छपने की कोई गुंजाइश नहीं बची, तो अब खर्चा काटना पड़ेगा। दिस इज डीडॉलराइजेशन। Trump has also said losing reserve currency is like losing a war। हाँ, इलेक्शन में कोई भी इलेक्टेड लीडर ऐसे ही बोलेगा, कैंपेन में वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैं लूज करवा दूंगा मेरे हाथ ही। रुद्र जी मैं धन्यवाद। Many farmers in India can't convert banjar land to patta land for decades. They can't abandon fully own it. When will the government relax rules so they can buy it legally? इसी टर्म में, प्रधानमंत्री जी के इसी टर्म में रिफॉर्म्स आना शुरू हो जाने चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले। ओके, श्रद्धा जी धन्यवाद। There's a huge surge in peaceful population in main cities and Tirthasthal. Does this indicate a future threat for Gujarat? Radicalization अगर चल रहा है तो obviously a looming threat, लेकिन as long as Gujarat is concerned तो मुझे लगता है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो बहुत ही एक्टिव है ऐसी चीजों में, तो थ्रेट दिखाई देगा तो उसका तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? वो थ्रेट प्रोबेबिलिटी लेवल तक नहीं जाएगा, ठीक है। आकाशी, हाउ विल पब्लिक ओइंग 24K गोल्ड स्ट्रेंथन रूपी? वो तो जब रीसेट आएगा तब क्या फॉर्मूला बनता है उस पर पता लगेगा, तब तक पता नहीं लगेगा कि वो क्या फॉर्मूला बना रहे हैं लिंक करने को। एच जी धन्यवाद। प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस 1K इन यूएस ड्यूरिंग क्राइसिस इफ करेंसी बिकम्स डिजिटल डज? हाँ, वो डिजिटल में ले जाने के बाद फिर डाइल्यूट करवाएंगे, पहले क्रिप्टोज में ले जाके डीडॉलराइज करवा रहे हैं, वहां से रेगुलेट करके नया परचेसिंग पावर पता लग जाएगा, फिर नया स्टिकर चिपका देंगे। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। बिकम डिजिटल टोकन, डिजिटल टोकन, डिजिटल डॉलर, इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली, हाँ। हैव रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, कांट बी रेमिटेड, नहीं,
रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस और कांट बी रेमिटेड वो थोड़े टाइम के लिए ही चल सकता है, जब वो कर रहे होंगे प्रोसेस, उसके बाद उनको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। प्रहलाद जी धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। हाउ इज द फ्यूचर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज एंड हाउ इज द वॉल्यूम ग्रोथ? स्टॉक एक्सचेंज पे जो कमोडिटी का चल रहा है उसमें बड़े चेंजेस आएंगे, ये ऐसे नहीं चल सकता। ब्रिक्स का जब ग्रेन्स एक्सचेंज वाला शुरू हो जाएगा, बार्टर वाला, तो स्टॉक एक्सचेंज में, स्ट्रक्चर में, ट्रेडिंग में चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं या अलग रखते हैं, वो देखना है हमें। गॉड थंडर जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रिप्ट राइटर ऑफ ऑल दिस मैस वही लोग हैं, राइट, वही एरिस्टोक्रेट फैमिलीज जो हैं, जो 400 साल से स्क्रिप्ट लिखती हैं, वही लोग। वाई सीजीआई इज इन न्यूज टुडे? हाँ, क्योंकि अब लेफ्ट विंग को पता लग गया कि वो धार्मिक पर्सन थे, तो अब रोना धोना शुरू हो रहा है। अनिल जी धन्यवाद यूट्यूब मेंबर बनने के लिए। सीए जीएसटी कुणाल जी धन्यवाद। सीए जीएसटी गिव टैक्स फ्री, समझ नहीं आई। हाउ डीडॉलराइजेशन एंड बैड इकोनॉमी, समझ नहीं आया क्वेश्चन। टैक्स ब्रेक प्लस फ्री, पता नहीं। कुणाल जी, इस्कॉन बांग्लादेश लीडर, डी रेडिकलाइजेशन कनेक्शन, नहीं, वहां तो रेडिकलाइजेशन अभी जो चल रहा है उसमें रेडिकलाइजेशन चल रहा है। ऑल्सो इंडिया स्टिल सप्लाइंग पावर टू बांग्लादेश वाया नेपाल, नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा। इसको ऑल्टरनेट बनाया गया है अदानी पावर के ऑप्शन में, ताकि अगर अदानी पे कुछ एक्शन होता है तो स्टिल हमारा कुछ लेवरेज बांग्लादेश पे रहेगा, गवर्नमेंट का इन द सेंस। एके जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। सलमान जी धन्यवाद। Ravan's rule, I think we have covered this. Let me see. इतने सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, धीरज जी धन्यवाद, थोड़ा फ्राइडे के लिए बचा के रखो। धीरज जी धन्यवाद। कांट डीएस बी चैलेंज बाय द कंट्री विद एक्सट्रीमली पावरफुल इकोनॉमी एंड डिफेंस? नो, क्योंकि वो मल्टीपल कंट्री की गवर्नमेंट्स को मैनेज करते हैं डीएस वाले। वर्ल्ड वॉर, रॉथशाइल्ड फैमिली, बैंक ऑफ इंग्लैंड, हाँ, सारे कनेक्टेड तो होते ही हैं। नमस्ते एफएम सेट 37% 500 रुपीज नोट आर फेक। वो तो एक्शन आना ही है मेघना जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो तो एक्शन आना ही है। इफ इलॉन इज रिड्यूसिंग, ये हो गया है, ठीक है, वी हैव कवर्ड दिस। गुरु प्रसाद जी धन्यवाद। व्हेन विल अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस शेयर्स विल रिकवर बैक? मैंने एनर्जी वाला कभी सजेस्ट करा ही नहीं किसी को। अगेंस्ट दिस रफ एक्शन अगेंस्ट एंड अगेन all other Adani group shares, do you suggest to hold this group shares? हर हर महादेव। ग्रुप के कुछ शेयर्स अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं ऐसा तो नहीं बोल सकते। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके, मीडियम टू लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रुप के शेयर्स को। लवदीप सिंह जी धन्यवाद। व्हेन विल फर्स्ट यूएस डॉलर रेट विल कम, मतलब when will first US dollar rate will come down? Last quarter 2025, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ओके। व्हाट इज योर व्यू ऑन नारायण मूर्ति's वर्क लाइफ? धनुष जी, नारायण मूर्ति अगर आप खुद बनते हो तो आप चाहोगे कि आपके एम्प्लॉयज 70 घंटे काम करें, राइट? अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपकी ये ख्वाहिश होगी कि पूरा स्टाफ बैठा रहे और काम करे, अपनी पर्सनल लाइफ खराब कर ले, ठीक है।
तो ओनर को तो ऐसी इच्छा होती है, दैट इज नॉट गुड, राइट। अच्छा, वो बोलेंगे कि नहीं मैं तो ऐसे ही ट्रेनिंग लिया हूँ मेरी यंग एज में, बोलेंगे ऐसा। ठीक है भाई, आपके नसीब, हम क्या करें। मोहन तिवारी जी धन्यवाद। वर्किंग फॉर एन यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम बैंगलोर इन डेटा साइंस हाउ इज द फ्यूचर। इंडियन कस्टमर्स है, एशियन कस्टमर्स है क्या उनके, ये पूछो पहले। अभिजीत जी धन्यवाद। और कितने क्वेश्चंस हैं। श्रेय पटेल जी धन्यवाद। विद इन 3 years कमिंग बैक विद वट एवर आई कैन अर्न बैक फ्रॉम कैनेडा। डज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस विल ग्रो इन इंडिया विद कंट्रीज। देखो 3 साल बाद आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी अभी ले लेना यहाँ पे इंडिया में। 3 साल बाद क्या रेट होगा आपके एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो बेटर टू बाय राइट नाउ। ओके, कैन वी बाय फिजिक। does import export business will grow in India with countries in which commodities। यही कॉरिडोर्स जो आईमेक कॉरिडोर, चाइना व्लादिवोस्तोक मतलब रशिया तक, और जापान साउथ ईस्ट एशिया मार्केट्स और गल्फ, दीज आर द मार्केट्स। नितिन सूद जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो। ऋषभ जी धन्यवाद। एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए पहले 3 घंटे में फिक्स्ड इनकम कैसे हो सकती है। हाँ, तो पहले 2-3 घंटे का काम ऐसा ढूंढना है जो, अगर आप जो बिजनेस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसके साथ वो मैच करता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं करता है तो भी चलेगा। तो फिर तो आप, कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, वो लेक्चर हो सकता है, या 2-3 घंटे आप अकाउंटिंग एंट्रीज करने जा रहे हो किसी स्मॉल यूनिट में, ये भी हो सकता है। या एज अ सेल्समैन जा रहे हो 2-3 घंटे किसी काउंटर को संभालने के लिए, ये भी हो सकता है। पर अगर मैच कर जाए जो बिजनेस आप डेवलप करने चाह रहे हो उसके साथ, तो बहुत ही बढ़िया है। रेस्टोरेंट फास्ट फूड के संदर्भ में बताएं। हाँ, तो अच्छा है, आप 2-3 घंटे के लिए किसी रेस्टोरेंट में आप सर्व करोगे इन द सेंस काउंटर हैंडल करोगे, या सर्व भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। तो उससे लर्निंग आएगी कि वॉक इन्स कब होते हैं, टाइमिंग क्या होता है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, फूड कहाँ से सोर्स हो रहा है, क्या कॉस्ट पे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या आ रहा है, सैलरी का क्या कॉस्ट आ रहा है महीने का। तो ज्वाइन करोगे तो 2-3 घंटे के लिए तो ये सारा कुछ आप स्टडी कर सकते हो रियल मार्केट में, रियल टाइम बेसिस। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप कभी बुक बुक पढ़ के एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती, मार्केट में कूदना ही पड़ता है अपने खुद ने। ओके, विनोद जी धन्यवाद। हर महादेव। शुड वी वेट टिल सेकंड टू इन्वेस्ट, ये हो चुका है कवर, राइट। नेक्स्ट ईयर तक वाई डीएस स्किल्स एसएम, ये सब आई थिंक वी कवर्ड ऑल दिस। लेट मी चेक कौन सा बाकी है। I think we've covered most. ओके, यहाँ से बाकी। कुंदन जी धन्यवाद। टीयर 2 में ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इनका क्या होगा। टीयर 2 और 3 ही ग्रो होने वाला है, वही तो मैं बता रहा हूँ। शानबाग जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। टीयर 2 और 3 के हाथ में ही परचेजिंग पावर आने वाला है। सौरभ जी धन्यवाद। प्लेटिनम ज्वेलरी फ्यूचर टू बाई और नॉट। ज्वेलरी फ्यूचर मतलब ज्वेलरी इस्तेमाल करने की बात कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करता है कोई, बार्स है या कॉइन्स है तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, वो यूज के लिए बता रहे हो आप। कौन सा पूछ रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट के लिए पूछ रहे हो तो प्लेटिनम से ज्यादा सिल्वर या गोल्ड पे रिटर्न मिलेगा आपको।
आकाश रॉय जी धन्यवाद। सोरोस इज वोक कॉमी जीव नॉट व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट। वोक कॉमी जीव वोक है, वो लेफ्टिस्ट भी है, पर वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट। ये सारे एक साथ क्यों नहीं हो सकते? व्हाई ही कांट बी अ व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट? क्या रीजन है? ये सारा एक साथ हो सकता है। व्हाइट मीन्स व्हाइट स्किन कलर की बात हो। समझ नहीं आया आकाश जी? सारा एक साथ हो सकता है। धनुष जी धन्यवाद। ये हो गया धनुष जी का। आई थिंक दिस क्वेश्चन वी हैव टेकन। लेट मी चेक, कोई क्वेश्चन बच गया है या? नितिन सूद जी धन्यवाद। ओके, व्हाट विल हैपन टू इस्कॉन गुरु इन बांग्लादेश? अभी उनको अरेस्ट किया गया है। आई थिंक अभी का थॉट प्रोसेस उनका ये होगा कि क्योंकि बांग्लादेश का जो रेडिकल रजीम है, उनको लग रहा होगा कि ये सारी एक्टिविटीज में सम्मिलित है, तो अभी खाली डिटेन करने का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन क्या आगे कुछ और ऑब्जेक्टिव हो सकता है एज अ बार्गेनिंग चिप विथ भारत और समथिंग लाइक दैट? क्योंकि कुछ ना कुछ भारत से अभी कन्वे ऑफिशियली हुआ है, आई गेस एमईए के द्वारा कुछ कंसर्न रेज हुआ है, तो मे बी नेगोशिएशन का एक चैनल स्टार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, पॉसिबल। क्या मार दिए जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। अगर डिटेन हुए हैं तो मार नहीं दिए जाएंगे। डिटेन हुए हैं ना? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वो छोड़ दे उसके बाद, वी डोंट नो, क्योंकि रेडिकल मैस है वहां पे। प्रणव जी धन्यवाद। हाउ यूएस गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिडक्शन लीड्स टू डी डॉलराइजेशन? ये हमने कवर किया ना। डी डॉलराइजेशन का मतलब ही ये है कि सारे खर्चे काट देने हैं। इसलिए तो मैंने 2022 में प्रेडिक्शन दे दिया था ना इसका, कि 25% डिफेंस में से काटना है, 35% गवर्नमेंट के बेनिफिट्स काटने और 60% सैलरीज। तो वो तो काट ही रहे। कितना वो अचीव कर पाते हैं बिना प्रोटेस्ट के, वो हमें देखना है अब। चिंतन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। तो जय हिंद, जय जिनेन्द्र।